पहले ओवर में 2 विकेट ले लेना। दिस वाज एन इनिंग्स ऑफ अ लाइफटाइम बाय चैपमैन। कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन जान मारी है, परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या आपके दांत भी मेरे दांतों की तरह खराब थे इसीलिए आपके भी बाल गिर गए? कहा जाता है कि दांतों का ताल्लुक बालों से है। बेस कम शाबू पर जाते हैं तो फिर सारी जो मुश्किलात को आप फेस करना होता है। ये हमने शूट वॉशिंगटन डीसी एरिया में करी है। It's going to do pretty well. मैंने कहा सैरिश को बच्चा होने वाला है, लड़का होगा या लड़की? ये नहीं कहा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू दुनिया बोल है। और इससे पहले तक आप जानते हैं कि रमज़ान था और फिर ईद की छुट्टियां थी, तो आज सुबह सबके लिए उठना बड़ा चैलेंज रहा। यकीनन सैरिश के लिए भी आज सुबह उठना बड़ा एक महाल था। ऐसा ही है, और बड़ी मुश्किल से उठने के बाद बिलाखिर में ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुंच गई। लेकिन जो हमने दावतें उड़ाई हैं ईद पर, उसका अंदाज़ा आपको मेरी आवाज़ से कुछ हो रहा होगा, थोड़ा सा गला बैठ गया। इसके अलावा मैं कहता हूं रमज़ान के बाद जो है ना, आपको मालूम है काफ़ी सारी कुव्वतें हैं जो आज़ाद हो जाती हैं। और मैं देख रहा हूँ सरिश आपका दुपट्टा भी उतर गया। 30 दिन तक तो मैं आपको दुपट्टे में देख रहा था, आज नहीं देख रहा हूँ। काफ़ी चेंज लग रही है सरिश। You've changed, सरिश। I think so, it's a personal matter. माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आज आपने कोट ऑफ द डे में क्या तैयारी की है? जी जनाब, कोट ऑफ द डे हम सबसे पहले शामिल करते हैं और इसी से रिलेटेड भी है। और कहा यह जाता है कि बुराई को और अच्छाई को दूसरों में जो हम तलाश करते हैं, उसकी सबसे बड़ी अच्छाई जो है वो उस पर हम बात करेंगे कि अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, बुराई को खुद में तलाश करो, क्योंकि ज़्यादा बेहतर ये कि आप अपनी इस्लाह खुद करें बजाय इसके कि लोगों को तनकीद का निशाना बनाएं। इसी कोट ऑफ द डे के साथ हम आज के प्रोग्राम का अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हमेशा अच्छाई, आप कोई भी अच्छा काम जिंदगी में करने का अहद करें तो हमेशा खुद अपने घर पे पहले उसको अमल दरामद कराएं, उसको इम्प्लीमेंट करवाएं और फिर सोसाइटी की तरफ देखें। टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। ईद की खुशियों के बीच अफसोसनाक खबर, सवात के सीटीडी थाने के अंदर धमाका हुआ, 17 जाने ले गया। जख्मियों की तादाद 70 से भी जायद है। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। चैपमैन ने अकेले ही शाहीनों के हाथ से जीत छीन ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज बराबर। कीवीज हकीकतन तारीफ के मुस्तहिक। पाकिस्तान के लेजेंड कोपहमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी वालिद के नक्शे कदम पर दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी सर करने का नाम कर लिया और सर फख्र से कौम का बुलंद कर दिया। नेपाली पहाड़ के मुश्किल तरीन सफर पर गुफ्तगू होगी आज के प्रोग्राम में। और फेमस फिल्म मेकर इमरान पीरजादा का नया शाहकार तैयार, रिलीज के लिए भी रेडी। 30 डेज की कास्ट आज दुनिया बोल है में खुसूसी मेहमान होंगे। और जनाब आज के ट्रेंड्स की अगर बात की जाए तो ट्वीट्स जो ज़्यादा किए गए हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि कल पेश आया है। कल रात में सवात में धमाका हुआ है, सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और कबल में सीटीडी थाने में धमाके में अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, तलहा 70 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या, एक पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका केस मवाद रखा गया था जो कि शॉर्ट सर्किट के बायस उसमें आग लगी है और ज़ोरदार धमाका हुआ है। 70 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं और तकरीबन 17 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। अब ये खबर सुनने के बाद जो पहला सवाल मेरे जहन में पैदा होता है वो ये है कि जहाँ ये धमाका खेज मवाद रखा गया था वहाँ शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? इससे वाज़ेह हो जाता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs फॉलो नहीं किए गए। जो तरीक़ेकार होता है ऐसे धमाका खेज मवाद को महफूज रखने का, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। यकीनन इसकी वजह से एक तशवीश की लहर पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जाता है कि धमाका हुआ है, स्वात में हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वही इलाका है जहाँ पहले हमारी फौज ऑपरेशन कर चुकी है, दहशतगर्दों का खात्मा कर चुकी है, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी की लहर यहाँ पर आई थी थोड़ा वक्त पहले। फिर हम देख रहे हैं कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन अगेन जितनी मजम्मत की जाए, क्योंकि जितनी जानें गई हैं वो यकीनन उस पर जितना अफसोस किया जाए सरिश कम है। बिल्कुल। और दूसरा जनाब हमारा जो ट्रेंड है वो मैच के हवाले से है। पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड और
कल चैपमैन ने बड़ी धुएंधार परफॉर्मेंस दी है तलहा, जिसके बाद हकीकतन न्यूजीलैंड कहा जा रहा है कि तारीफ़ के मुस्तहिक भी है। और हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी प्रोफेशनल टीम है, इनको आसान हरीफ कभी नहीं समझना चाहिए। लेकिन होम ग्राउंड था, बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, लेकिन सीरीज़ नाम रही है न्यूजीलैंड के। यकीनन मैं कहूँगा कि चैपमैन ने चार्ली चैपलिन की याद दिला दी, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को धोया। यकीनन सबके रोंगटे खड़े हो गए, गम में सब हंसना शुरू हो गए, खुशी के आंसू आपने सुना होगा, खुशी की हंसी नजर आ रही थी। यकीनन अच्छा, जीता हुआ मैच मैं ये इस बेस पे कह रही हूँ कि सीरीज़ उनके नाम रही है कि उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट पाकिस्तान से बहुत बेहतर रही है, लेकिन सीरीज़ ये 2-2 से बराबर हो गई है। सीरीज़ 2-2 से बराबर हो गई है। जालाबारी को दुआ दीजिए, रावलपिंडी में जो जालाबारी और बारिश हुई थी इसकी वजह से मैच कैंसिल हुआ गया, 5वां मैच नहीं हो सका। लेकिन अगेन कीवीज़ एक स्ट्रॉन्ग टीम और साइड इसलिए है कि उनका मोराल, उनकी मोटिवेशन हमेशा टॉप पे रहती है। एक खिलाड़ी भी खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान की पूरी टीम की मेहनत को ख़त्म कर देता है, पानी फेर देता है। बिल्कुल। और आखिरी ट्रेंड जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वो है शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, जो कि ज़बरदस्त बॉलर हैं, जो उनका एक ट्रेडमार्क है, जो उनका एक स्वैग है कि पहले ओवर में पहली विकेट वो ले लेते हैं जनाब। जी बिल्कुल, पहली बॉल पे वो विकेट ले लेते हैं। और अब 200 विकेटें लेने के बाद, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में, उन्होंने ये एजाज़ अपने नाम कर लिया, जिस पर सारिफीन ने खुलकर उनको दाद दी है, ट्वीट्स किए हैं और उनको सराहा है। ये इसने ट्रेंड किया और अब तक हज़ारों ट्वीट्स इस ट्रेंड पर किए जा चुके हैं। 22 साल की उम्र और तकरीबन 200 विकेटें उन्होंने अपने नाम किए हैं। मेरी नज़र में उनके ससुर का बहुत बड़ा किरदार है उनकी कामयाबी में। शाहिद आफरीदी ने जिस तरीके से शाहीन आफरीदी की ट्रेनिंग की है, उनको समझाया है कि किस तरह एक ब्रांड बनना है, किस तरह खेल खेलना है, किस तरह एड्स में आके अपने बालों की नुमाइश करनी है, तो यकीनन ये वो तमाम तर गुर हैं जो इस वक्त शाहीन शाह आफरीदी में मौजूद हैं अपने ससुर की बदौलत। जेलसी क्यों है अगर वो अपने बालों की नुमाइश? बस आपने फौरन से बालों का हमला मुझ पर किया सैरिश, लेकिन मैं बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ने की गुजारिश करूंगा। पॉइंट आउट किया तो सिर्फ उनके बालों को पॉइंट आउट किया, उनकी हाइट, उनकी परफॉर्मेंस स्कीम थी, बहुत सारी ऐड चले। अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो वाक़या पेश आया है सवाल, हाँ उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। कबल का इलाका, और आपने जो भी नेग्लिजेंस की बात की है, केयरलेसनेस जो दिखाई गई है, अब इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आई थिंक सो मौजूद है, अनवर शाह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अनवर बताइएगा, पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं? मवाद रखा गया था, किस तरह रखा गया था, क्या हकीकत क्या है? बिल्कुल, ये जो डीआईजी है नासिर महमूद सत्ती साहब, उन्होंने रात को मीडिया टॉक से बात करते हुए ये बताया था कि जो सीटीडी ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जगह जगह से असलहा और बारूदी मवाद जिसमें माटर गोले, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा था उसको बरामद करके थाने के अंदर मालखाने में रखा था। वो बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से इतना शदीद नुकसान हुआ है और ये अलमनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें अब तक 17 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। मुझे बताइएगा कि टमाटर आलू की तरह रखे गए थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उनको आग लग गई? कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ज़ाहिरी बात है इंतहाई एहतियात के साथ और जिम्मेदाराना तरीके से रखना चाहिए था। अगर इसको रखा जाता तो आज ये हादसा पेश ना आता। लेकिन डीपीओ स्वाद जो है वो कह रहे हैं कि तवक्को वो ये ज़ाहिर कर रहे हैं, उनको खदशा है कि शायद ये बिजली की शॉर्ट सर्किट से ये धमाके हुए हो। लेकिन उनका कहना है कि तहकीकात अभी जारी है और हतमी नतीजा जो है वो अभी तक वो उनको नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जख्मियों को ले जाने का सिलसिला जारी है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है तकरीबन? नहीं जी, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। चूंकि रात को धमाके के बाद फिर बिजली मुनक़ता हो गई थी तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलात थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ताहाल जारी है और मलबे को हटाया जा रहा है। कब तक मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन, कुछ मालूम पड़ा है इस बारे में? जी, कब तक मुकम्मल हो जाएगा ऑपरेशन, कुछ आइडिया है इस बारे में? आई गेस नॉट। अनवर, आपको हमारी आवाज आ रही है? अनवर से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तला वाकई अनवर क्या आप हमारे साथ हैं? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तलहा ने आपसे सवाल ये किया था कि क्या बता रहे हैं हुकाम, कब तक ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी, चूंकि ये 3 मंजिला इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी। ये पुलिस लाइन और कबल पुलिस स्टेशन और सीटीडी थाना जो था वो एक ही इमारत के अंदर था और ये सारी इमारत जो है जमींदोज हो गई है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कितने टाइम में ये मुकम्मल होगा। वक्त लग रहा है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में? क्या तंग गली है, क्या मशीनरी नहीं है, या क्रेनें नहीं आ रही, एक्सकेवेटर्स नहीं मिल पा रहे, क्या प्रॉब्लम्स हैं?
जी एक्सकेवेटर और दीगर मशीनरी तो नहीं है यहाँ पे, वो मलबे को हाथों से और इस तरह जो है दीगर हाथों से मलबे को कैसे हटाया जा सकता है अनवर? मशीनरी के बिना तो काम मुमकिन नहीं है। क्या स्वात के अंदर मशीनरी अवेलेबल नहीं है या फिर इंतजामिया सो रही है? जी रात को चूंकि मशीनरी अवेलेबल नहीं थी या इन्होंने मंगवाई नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी का वक्त था, चीखो पुकार थी बहुत ज्यादा जख्मियों की जो मलबे के अंदर पड़े थे, तो मकामी लोग और पुलिस एहलकार जो थे और इसकी उन्होंने ऐसा तो ईद का चौथा दिन था तो इंतजामिया छुट्टियों पे थी और कोई संभालने वाला सूरत हाल को नहीं था। जी वो पर तो सिर्फ पुलिस एहलकार थी, कोई सियासी शख्सियत भी नहीं थी इंतजामिया की। डीसी और इस तरह की जो इंतजामिया के अफसरान हैं वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ पुलिस के आला अफसरान पहुंचे थे और मकामी लोग। और इस वक्त कौन कौन पहुंचा है? जी इस वक्त कोई वहां पहुंचा है या अभी भी सिर्फ पुलिस के ही लोग हैं? अभी जी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पुलिस की भारी नफरी जो है उस इलाके में मौजूद है। तो जिला इंतजामिया का कोई भी अफसर अभी मौके पे मौजूद नहीं है। अच्छा अनवर, 17 अफराद जाम बहक हैं, 70 से ज्यादा जख्मी हैं। थोड़ा सा इस इमारत के हवाले से बताएगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इसमें मौजूद थे। वैसे तो छुट्टियां भी थी, अभी कल तक छुट्टियां हैं, आज तक बल्कि छुट्टियां हैं, तो उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर कैसे थे? किस तरह का इलाका है ये? जी बिल्कुल, चूंकि जिधर ये ब्लास्ट हुआ है जी ये असल में एक ही इमारत थी जिसमें कबल पुलिस स्टेशन, सीटीडी थाना और पुलिस लाइन ये सारी एक ही बिल्डिंग के अंदर थी। डीपीओ स्वासिफिउल्लाह गंडापुर ने कहा था कि 50 के करीब एहलकार इसमें मौजूद थे। ताहम अभी ये वाज़ेह हो चुका है कि इसमें एहलकारों की तादाद बहुत ज्यादा थी, क्योंकि 70 जख्मी है और 17 जो है वो जान बहक हो गए हैं, तो ये फिगर 50 से ज्यादा हो जाता है। खदशा है कि मलबे के नीचे मजीद लाशें और जख्मी भी पड़े होंगे। अल्लाह ताला रहम फरमाए। यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल है। अनवर हमारे नुमाइंदे में अपडेट कर रहे हैं कि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और चांसेस मौजूद हैं कि मलबे तले लोग अब भी फंसे हुए हों। 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई है, एस्केवेटर नहीं पहुँचे हैं, मशीनरी नहीं पहुँची है, सिवाय पुलिस के कोई वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजामिया डीसीज वगैरह नहीं पहुँचे हैं। यकीनन ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। मुझे याद पड़ता है सर, जब टर्की में अभी ज़लज़ला आया था और 2000 के करीब इमारतें ज़मीन बोस हुई थी तो उन्होंने किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी दुनिया की पावर्स के साथ मिलकर किया था। हम एक बिल्डिंग गिर जाती है, उसका मलबा हटाने में हमें 24-48 घंटे लग जाते हैं, 2-2 दिन गुजर जाते हैं, मशीनें पहुंचने में 12-15 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। ये लम्हा फिक्रिया है और मेरी नज़र में हमें सोचने की ज़रूरत है। जो 17 लोगों ने जान दी है अपनी, जो 70 इस वक्त जख्मी है, वो हमारी नाअहली और मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की वजह से अपनी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना खौफनाक आतिशगीर मवाद या धमाका केस मवाद आपने इतनी सेंसिटिव प्लेस पर रखा कैसे हुआ था कि 70 से ज़ायद लोग इसमें जख्मी है, 17 जाम बहक हो गए और मजीद के जाम बहक होने का इम्कान इस तरह है कि अभी मलबा भी नहीं हटा। अब खुद सोचिए कि वो शॉर्ट सर्किट किस तरह इलेक्ट्रिक सर्किट से निकलकर माटर पहुंचा है और फिर ये धमाके हुए हैं, बारूदी मवाद वहां पे जो रखा हुआ था वो फटा है। ये एक लम्हा फिक्रिया है कि क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं धमाका खेज मवाद को रखने के, प्रोक्योर करने के, सेफ करने के, महफूज तरीके से उसको कमरे के अंदर रखने के, या फिर हम जिस तरह आलू टमाटर प्याज रखते हैं अपने घरों में टोकरों में डाल देते हैं, इस तरह जाके ये लोग ग्रेनेड इंतहाई ये केयरलेसनेस की इंतहाई तला। और इसमें यकीनन हुकाम को जवाबदेह होना पड़ेगा कि बताइए आपने किसकी इजाज़त से रखा, कैसे रखा, कोई मैयर्स ले गए, कोई एहतियात की गई नहीं की गई। जिम्मेदारों को ज़रूर कटहरे में लाना चाहिए। आखिर 17 जान, इंसानी जान बहुत कीमती है। जिनके घर उजड़े हैं वो तो पता नहीं रहती दुनिया तक, मेरा ख्याल है कि जब तक जिंदा है सफ़र करेंगे। अब यकीनन और यही सोचेंगे कि यार क्या हमारे सिक्योरिटी इदारों को, हमारे पुलिस के जवानों को और पुलिस के आला हुकाम को माटर, कोले और कोला बारूद महफूज रखने का तरीका भी नहीं मालूम। अनबिलीवेबल। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जनाब। अब कुछ बात हो जाए मैच के हवाले से, और ये मैचेस की सीरीज़ जो कि अपने इख्तिताम को पहुंची है। सीरीज़ तो 2-2 से बराबर हो गई है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ को 2-2 से बराबर किया है। एक मैच बारिश की नज़र हो गया था और आखिरी T20 में न्यूजीलैंड ने मार्क चैपमैन की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान का 194 रन्स का आसानी हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया है। यकीनन चैपमैन की बैटिंग ने पाकिस्तानी बॉलर्स को नानी याद दिला दी और जो मैच हम जीता हुआ समझ रहे थे कि हमारे हाथ में आ गया है, पहली बॉल पर जिस तरह शाहीन शाह ने विकेट ली थी, लग ये रहा था कि अब पाकिस्तान का पलड़ा ही भारी रहेगा, वो नहीं हो पाया। बिल्कुल। क्रिकेट एक्सपर्ट सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सुहेब साहब बहुत शुक्रिया,
आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करें जो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ट्रेंड चल रहा है कि उन्होंने 200 विकेट लेने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया है। उनकी थ्रू आउट सीरीज परफॉर्मेंस किस तरह देखी आपने? बिलेटेड ईद मुबारक अलवी साहब। ईद मुबारक। ये कहने वाला था, पहले तो आप दोनों को ईद मुबारक, बोल के सारे लिसनर्स को, सारी प्रोडक्शन टीम को ईद मुबारक। बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे आप लोग सब। रह गया शाहीन शाह अफरीदी, आई थिंक जो सेलिब्रेशन होगा वो बड़ा म्यूटेड होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ये मैच हारा है, कोई तुक नहीं बनता था न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने का जब आपने 194 बना दिए थे और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स आपके हाथ में था। और उसके बाद 73 for 4 कर देना, पहले ओवर में 2 विकेट ले लेना, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में दिस वाज एन इनिंग्स ऑफ अ लाइफटाइम बाय चैपमैन। और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ठीक है पाकिस्तान ने कुछ 10-15 रन पीछे छोड़े, बाबर आजम ने एडमिट किया कि हमने कुछ 10 रन कम बनाए, और जो लास्ट 3 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले उसमें लग रहा था कि जैसे इट वाज मोर अबाउट इंडिविजुअल लैंडमार्क्स देन एनीथिंग। रिजवान प्लेड अ फैंटास्टिक इनिंग, मतलब बेहतरीन इनिंग्स खेली उसने। लास्ट 2-3 ओवर्स में जरा सा ये हो गया कि चलो उसके 100 करा दो। आई थिंक पाकिस्तान वा वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट 194 आल्सो, तो इसलिए दे डिडंट माइंड, लेकिन एंड में चैपमैन ने बता दिया कि एक रन कितना कीमती होता है। अलवी साहब जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करता रहा उसने अलवी साहब, आपको क्या फ़र्क नज़र आया पाकिस्तान की टीम में और न्यूजीलैंड की टीम में? जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे रिजवान अपनी सेंचुरी नहीं बना पाए, 98-99 तक ही वो स्कोर कर पाए, आखिरी ओवर में बड़ी कोशिश की उन्होंने कि लग जाए, लेकिन आखिरी बॉल ही मिस कर दी और रन आउट भी हुआ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम न्यूजीलैंड के यंग प्लेयर्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी भी चल जाए तो पूरी टीम की मेहनत पर पानी फेर देता है। आपको क्या फ़र्क नज़र आया हम में और न्यूजीलैंड की टीम में? देखिए फ़र्क ये नज़र आया, जो आपको याद है जब सीरीज शुरू होने वाली थी मैंने आपसे कहा था कि ये जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी जो सेकंड स्ट्रिंग टीमें भी आती हैं, ये बहुत खतरा होती हैं पाकिस्तान और इंडिया जैसे प्लेयर्स के लिए, बिकॉज ये बड़ा दम लगाते हैं और इनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी कमज़ोर नहीं होती फिजिकली जितनी पाकिस्तान की है दूसरी साइड्स की हो जाती है। और वही हुआ, आप देखें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दे वर अ यंग साइड, दे केप्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स। मतलब 73 पे 4 हो जाना विद हाफ द ओवर्स गॉन, और उसके बाद 13 की स्ट्राइक। ये मोटिवेशन मोरल शाहीनों में कैसे आए? जी सॉरी, ये मोटिवेशन और ये मोरल शाहीनों में कैसे आए? देखिए आपने जरा सा कोशिश ये करना पड़ेगी कि हम मेंटली स्ट्रांग ज्यादा हों। कल में ये मानना पड़ेगा हमें कि पाकिस्तान ने इतना बुरा नहीं खेला। नहीं, लेकिन वो यही बात में कर लेंगे, सिर्फ सब कंसिस्टेंसी नहीं है लेकिन जान मारी है, परफॉर्मेंस दिखाई है। बाबर आजम कल के मैच में नहीं चले, 19 रन बनाए हैं, उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान को कल हम इतना फॉल्ट नहीं कर सकते, और रिजवान ने भी लाजवाब इनिंग्स खेली। चले अगर एंड में आपके 5-10 रन कम रह गए, बट पाकिस्तानी फॉट लाइक टाइगर्स यस्टरडे। और बॉलिंग में भी इट वाज जस्ट ब्रिलियंट बैटिंग बाय चैपमैन। जिस तरह उसने शाहीन अफरीदी को वो जो आखिरी ओवर में 3 चौके मारे हैं, मतलब ये मैं विव रिचर्ड्स की याद आ गई। वो इस तरह की एरोगेंस और इस कॉन्फिडेंस से खेलता था कि बड़ी अच्छी यॉर्कर लेग बॉल को जो कि मिडिल स्टंप पे आ रही है, उसने लेग स्टंप से हट के जो कवर ड्राइव 2 खेली है 2 गेंदों पे, और उसके बाद जो उसने सर के ऊपर से मारा शाहीन अफरीदी के। अच्छा, वैसे सुहेब साहब एक बात मेरे जहन में आ रही है, मुझे एग्जैक्टली रन्स कितने थे ये तो याद नहीं है, लेकिन इफ्तिखार अहमद की तारीफ काफ़ी हुई थी, ट्विटर पर भी मैंने देखा था। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आपने क्या ऑब्जर्व किया है? वो उस तरह मेन स्ट्रीम में नज़र नहीं आते हैं, ना उनकी वाह उस तरह होती है, लेकिन उन्होंने भी शो किया कि कुछ फॉर्म में वो भी हैं और काम करना चाह रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। देखिए आजकल की क्रिकेट में स्पेशली मार्केटेबिलिटी, ब्रांड इमेज बहुत हो गई है। जो ज्यादा वीडियो अच्छे निकालता है, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है, जिसकी शक्ल अच्छी है और जो मजेदार बातें करता है, एड्स में आता है, उसको सुपरस्टार मान लिया जाता है। और हमारे जो क्वाइट कस्टोडियंस है, देखिए मैं इफ्तिखार का क्रिटिक रहा हूँ 1 साल पहले तक, बिकॉज आई फेल्ट कि वो जगह नहीं बनता था, लेकिन उस लड़के ने इतनी मेहनत की है, और मैं लड़का ही कहूँगा क्योंकि मेरे लिए तो वो लड़का ही है, चाहे वो 30 साल का हो चाहे 32 चाहे दुनिया उसे चाचा कहे, आप उसे लड़का ही कहेंगे। मैं उसको लड़का ही कहूंगा, इसलिए कि मैं अब दादा हो गया हूँ, तो अब मैं क्या किसी को चाचा कहूँ। माशाल्लाह। लेकिन बात कहने की यही है कि इतनी मेहनत की उस आदमी ने, इफ्तिखार ने,
कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए 5वें मैच में जाके उसको अपनी पोजीशन पे भेजा जो नंबर 5 है, वरना आप उसको 6, 7, 8 पे खिलाते रहे। क्योंकि हमारे जो ब्रांड इमेज वाले हैं, शादाब हो गए, इवन इमाद हु इज मेकिंग अ कमबैक, इस क्रिकेट हैज बिकम मोर अबाउट पर्सनैलिटीज। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है तो आप सुपरस्टार हैं, आप बेहतर प्लेयर हैं। और ये क्वाइट कस्टोडियंस जो होते हैं ये अपना चिप इन करते रहते हैं। इट्स अबाउट टाइम वी गिव इफ्तिखार एंड एक्नॉलेजमेंट कि ही इज अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन फॉर T20 क्रिकेट। अलवी साहब, वनडे सीरीज आ रही है, उस पर आप क्या प्रेडिक्शन देंगे? व्हाट डू यू सी हैपनिंग? और क्या बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान बरकरार रहने चाहिए? देखिए जो पिछले 3 मैचेस में जो न्यूजीलैंड ने शो किया, 2 में वो जीते हैं और इफ्तिखार की वजह से तो करीब आ गए, वरना बहुत हेवी डिफीट होने वाली थी। और तीसरे मैच में वो 180 की तरफ जा रहे थे जो कि अगेन ट्रबल कर सकता था, शायद पाकिस्तान आज सीरीज हार चुका होता। तो उस हिसाब से और चैपमैन का ODI सीरीज के लिए रिटेन कर लिया, पहले वो खाली T20 के लिए आए थे। तो एक आदमी जो कि सिर्फ एक दफा आउट हुआ है 5 मैचेस में, तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी बिग थ्रेट फॉर पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ODIs में भी ट्रबल करेगा बिकॉज इतनी अर्जेंसी भी नहीं होगी। तो सुहेब साहब टिप क्या देंगे आप? मैं तो यही कहूंगा, जस्ट प्ले टू योर पोटेंशियल एंड प्ले एज अ टीम। और इंडिविजुअल लैंडमार्क्स को आप साइड पे रखें एंड मेरिट के ऊपर भी जरा टीम को खिलाएं। और जो यंगस्टर्स हैं, कल हारिस ने देर होशियारी वाली हरकत की कि पहली गेंद के ऊपर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चिप करने की कोशिश की। बहुत बड़ा टैलेंट है, ही शुड प्ले फॉर पाकिस्तान लॉन्ग टर्म। लेकिन काउंसलिंग की बहुत जरूरत है पाकिस्तानी यंगस्टर्स को कि देखो जल्दी ना करो। जस्ट बिकॉज PSL में तुम एक ब्रांड बन गए हो डजंट मीन कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपनी एक चालाकियां दिखाओ कि मैं बड़ा ब्रिलियंट इनोवेटिव प्लेयर हूँ। और यही मैं कहूँगा बॉलर्स को भी, आपने एहसान उल्लाह को जो बेस्ट बॉलर था आपका अफगानिस्तान में, आखिरी मैच दिया और वो भी चैंपियन उसके गले पड़ गया। ब्रांड बन गए हो तो जोश में होश ना खो, जरा हौसले से खेलो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, जम कर खेलो। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब अलवी साहब, आपका मशवरा यकीनन जो हमारे प्लेयर्स हैं उन तक पहुंच गया होगा अगर वो देख रहे होंगे। तलहा क्या ख्याल है? वैसे मुझे इस बात की खुशी हुई है कि तलहा को भी क्रिकेट में कुछ दिलचस्पी मुझे लगा कि फील हुई है, तभी आज बड़े कुछ जबरदस्त किस्म के सवालात आ रहे थे निकल के। लाजवाब मैचेस चल रहे हैं, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कमाल में क्रिकेट के दीवाने हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम क्रिकेट की दीवानी है। फुटबॉल से इतना प्यार नहीं है, काश के उतना ही प्यार फुटबॉल से भी होता, हॉकी से भी होता, स्कॉश से भी होता, तो उनके चैंपियंस ये हमारे मुल्क में होते। लेकिन सैडली क्रिकेट हैज टेकन ओवर ऑल द अदर स्पोर्ट्स। ये गिला अब तलहा का रहेगा, जब तक किसी भी रहेगा ये गिला रहेगा। जब तक हम हॉकी के वापस से चैंपियन नहीं बन जाएंगे। चलिए इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो वक्त आए उनके हॉकी प्लेयर्स यकीनन ये उम्मीद करते होंगे। एक ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि जैसे एक सेहतमंद जिस्म के, सेहतमंद जहन के लिए सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है, और इसी तरह सेहतमंद ज़िंदगी के लिए सेहतमंद दांत भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते हैं तो हकीकत यह है कि आप अपने जिस्म का भी ख्याल नहीं रखते हैं, और दांतों से पूरा जिस्म कनेक्टेड है। सैडली हमारे मुल्क के अंदर आपको मालूम है छालिया, मेवा, मेनपुरी और ये मुंह की इतनी गंदी गंदी चीज़ें लोग मुंह में रख के छोड़ देते हैं, अंदर अजीब कैंसर पैदा हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं, हाइजीन लेवल्स बहुत गिर जाते हैं, और लोग अपने दांतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते पाकिस्तान में, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। और मुझे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि फिर उसके बाद वो जो बैड ब्रेथ है उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना करीब जाता नहीं ना कि बैड ब्रेथ का मालूम पड़े मुझे। तला जिनसे आती है, अगर आप उनसे थोड़ा दूर भी खड़े हो तो वो बहुत आ रही होती है। हाँ, वो मेन वाली जो स्ट्रॉन्ग वाली गुटके, और वो इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। उन्हें कौन बताएगा कि भाई आप अपने मुंह का ख्याल रखें, ये बीमारियां हैं जो आप अपने मुंह में पाल रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बड़े ज़बरदस्त से डॉक्टर साहब हैं जिन्हें आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, डॉक्टर सलमान जफर साहब। मोहम्मद सलमान जफर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच। आप माशाल्लाह से कराची के बड़े मशहूर और मारूफ डेंटल सर्जन भी हैं, आप डाव में पढ़ाते भी रहे हैं। अच्छा, 25 अप्रैल इस वर्ल्ड मलेरिया के हवाले से भी ये दिन मनाया जाता है और अवेयरनेस की जाती है मलेरिया की। और जब शो शुरू होने से पहले मैं डॉक्टर सलमान से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मलेरिया भी दांतों से कनेक्टेड है, तो मुझे ना थोड़ा झटका लगा, पूछ लेते हैं कैसे। डॉक्टर साहब, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल इस तरह से है कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्माइल।
तो हमने ये कहा कि दांत निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डेंटिस्ट हों, कोई भी निकाल सकता है, प्लास से पकड़ के खींच लो। आपने उसको लिटरली ले लिया। मेरा मकसद था बताने का कि द टीथ शुड बी क्लीन, यू शुड बी हैविंग अ गुड स्माइल। तो कोई भी दांत निकाल सकता है, उर्दू में दांत निकालने का मतलब तो ये होता है कि अच्छा, वैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बड़ी मज़े की ना वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स होती हैं ना, वो देखिए एक बच्ची का दांत हिल रहा था, तो उसके फादर ने वो जो धागे की रील नहीं होती वो उसके दांत में फंसा के उसका दांत निकाल लिया। तो सिर्फ प्लास से नहीं निकलता, धागे से भी दांत निकल जाता है। एक्चुअली अक्सर दफ़ा हमें करना ही पड़ता है कि लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ता है कि ये पेनलेस प्रोसीजर है। अक्सर दफ़ा ज़्यादातर जो हमारे पास बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको अक्सर दफ़ा पेरेंट्स ज़्यादा डरा के आते हैं कि वहाँ जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा और सारा ये इस तरह का सिनेरियो होगा। तो ख़ास तौर पे बच्चे एंड एडल्ट्स ऑल्सो वो बड़े अप्रेंसिव आते हैं कि अभी हमें टीका लगेगा और हमें काफ़ी तकलीफ होगी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो उससे सेंसिटाइज करने के लिए ये वीडियोस बड़े हेल्प करते हैं। इसमें जो एक चीज़ बड़ी ख़ास है जिस पे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा गाइड करें। कुछ लोग एक तो वो तबका है जो ब्रश करता ही नहीं है, जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और एक वो है जो इतना ज़्यादा ब्रश करता है और इतने गलत तरीके से करता है कि उनके जो दांतों की सरफेस है ना, एनामल वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं और बज़ाहिर वो सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं। देखें, एक्चुअली जो है वो अवेयरनेस ही, जो हम बात कर रहे थे, अवेयरनेस का ही प्रॉब्लम है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने दांतों को जो है वो दिन में कई दफ़ा ब्रश करें। इट इज़ द प्रॉपर टाइमिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। खाना खाने के कुछ देर के बाद ब्रश करना इंडिकेटेड है। अगर आप खाने से पहले ब्रश करेंगे तो खाने में जो चिपकने वाली चीज़ें हैं वो मुंह में लगी रह जाएंगी और वो बाद में जो है वो गलती हैं, सड़ती हैं, ख़राब होती हैं, बैड ब्रेथ क्रिएट करती हैं, केमिकल्स अंदर रिलीज़ होते हैं, दांतों के साथ साथ गम्स को भी इफ़ेक्ट होता है और जनरल आपकी जो है ना मुंह में एक्चुअली एक सूजन सी एक क्रिएट हो जाती है। जैसे बॉडी में किसी और एरिया में सूजन हो सकती है, इस तरह मुंह में सूजन होगी। जहाँ सूजन क्रिएट होती है दैट कॉजेज़ द बैड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। That can affect the heart, that can affect the skin, that can affect many other things. अभी हम जिक्र कर रहे थे कि I'm on the way to work. शायद हमारे मुल्क में अभी तक लोग ईद फीवर से अभी बाहर नहीं आए हैं, बट बड़ा मुश्किल था आज सुबह उठना। आज सीरियसली नेशनल डेंटल कंडीशन इस मुल्क की इस वक्त क्या है? लोगों के दांतों में कॉमन प्रॉब्लम्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं और कौन सी चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? मैं अपने फिटर्निटी के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है हर प्रोफेशन में डिस्कशंस होते हैं। तो आई थिंक कि आप कह रहे थे उठना मुश्किल है, हमारे लिए सोना मुश्किल था। इसलिए क्योंकि एवरीबडी वाज कॉलिंग डॉक्टर साहब ईद मुबारक, कब बैठ रहे हैं, दांत में दर्द पड़ गया गोश्त खा खा के पार्टी करते। बोथ द ईद्स वी हैव दिस प्रॉब्लम दैट वी सी इमरजेंसी पेशेंट्स, और उसकी वजह यह है कि हर मसले की तरह 3 तरह के ट्रीटमेंट्स या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्रिवेंटिव, मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट। तो जिन लोगों ने रमज़ान से पहले प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं करवाया उन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। जिन लोगों को रूटीन मेंटेनेंस नहीं करनी आ रही, ब्रशिंग, हाइजीन, फ्लॉसिंग, उनको प्रॉब्लम्स हुई रमज़ान में और अभी भी। और वो लोग जिन्होंने ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ दिया या ट्रीटमेंट ना करवाया उन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। तो ये पूरे मुल्क में हर तबके के लोगों के साथ प्रॉब्लम्स जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है उनके भी दांतों के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। उसकी वजह उन लोगों को, जिन लोगों को कहते हैं कि खट्टे डकार आते हैं, वो रिगर्गिटेशन, एसिड रिफ्लक्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी भी चीज़ के ऊपर तेज़ाब मल दें तो इट विल स्टार्ट डिजॉल्विंग। इसी तरीके से दांत जो हैं वो दे हैव दिस पॉलिश्ड सरफेस, वो अंदर की साइड के ऊपर, बाहर की साइड से शायद नहीं नज़र आएगा बट अंदर की साइड के ऊपर, क्योंकि वो एसिड ज़्यादा अंदर आके अंदर की जो दांतों की सरफेस है उसको अफेक्ट करता है। हमारा मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा होना। 2 चीज़ें जो कि मैं चाहूँगी कि आप जिनका जवाब दीजिए। एक तो ये कि हमें अपना ये जो ब्रश है, टीथ ब्रश, ये हमें कितने अरसे के बाद चेंज करना चाहिए, भले वो ख़राब है या नहीं है। बाज़ों का तो ब्रश की शक्ल बता देती है ना कि ख़राब हो गया है। ये मुझे बताएगा कब चेंज करना चाहिए, मीडियम, हार्ड, हाउ डू वी डिसाइड कि कौन सा ब्रश यूज़ करें। और दूसरा ये स्केलिंग जो कुछ लोग अक्सर कराते रहते हैं कि उनके गम्स ख़राब हो जाते हैं, वो हमें कब करानी चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें यह है कि मैं अक्सर दफ़ा लोगों को समझाने के लिए जिक्र करता हूँ कि पहले हर मेडिसिन का जब ऐड आता था तो उसके साथ नीचे लिखा हुआ होता था कि अगर आपकी तकलीफ़ की अलामात या बरकरार रहें तो आप अपने डॉक्टर से या मॉलेज से मशवरा करें। सो इट इज़ बेटर दैट यू टेक द टूथपेस्ट और द टूथब्रश टू योर डेंटिस्ट, और वो आपको बेहतर सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए। एक दफ़ा जब समझ लें, यू कैन रिपीट दैट, कीप बाइंग द सेम काइंड ऑफ शेप, साइजेस टूथब्रशेस के, उसका मटेरियल किस तरह का है, वो सारे फ़र्क होते हैं और उनका असर होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत हार्ड ब्रशिंग करते हैं, गम्स को ब्रश करते हैं। गम्स को ब्रश करना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप खाल को रेगमाल से ब्रश कर रहे हैं, तो यू आर ब्रशिंग योर गम्स अवे।
इसी तरीके से दांतों की जो सरफेस है उसके ऊपर अगर आप बहुत हार्ड टूथब्रश इस्तेमाल करें या गलत एंगल पे इस्तेमाल करें तो वो साफ़ नहीं करेगा। अब आप कई दफ़ा हमारे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने 4 दफ़ा 5 दफ़ा हर मील के बाद, हर स्नैक के बाद ब्रश करते हैं और उसका रिजल्ट हमें नहीं नज़र आ रहा होता। एनामल क्रैक भी कैसी वजह से होता है? देखें, एनामल जो है वो इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर्म फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। वो है तो मुंह के अंदर बट इट इज़ द आउटसाइड सरफेस, सो इट इज़ द सेम थिंग एज योर स्किन। अब स्किन ओवर ट्रीटमेंट के साथ जिस तरह ख़राब हो सकती है, फट सकती है, ड्राई हो सकती है, इसी तरीके से दांतों की भी फ्लोराइड एप्लीकेशन या डिफरेंट चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे और अक्सर दफ़ा क्लेंचिंग होती है, पैराफंक्शनल हैबिट्स हैं जिसमें छालिया इज़ अ कॉमन थिंग, टू मच च्यूइंग गम इज़ देयर, रात को सोते हुए लोग दांत पीसते हैं, गुस्से में दांत पीसते हैं, वैसे स्ट्रेस के अंदर जॉस को क्लेंच करके रखते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से एनामल बिल्कुल सख्त होने की वजह से इट कैन फ्लेक्स एंड इट कैन ब्रेक ऑल्सो। और बाकी जो आपने जिक्र किया कि स्केलिंग बार बार करवाने से, ऑफ कोर्स इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट, इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर टेक्निक फॉर स्केलिंग, देखिए हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो दांत के ऊपर से रगड़ के जाती है, तो वो उसकी वेयर हो रहा है एनामल का, सिग्निफिकेंट नहीं होता। स्केलिंग में येस इट कैन बी इफ़ द इम्प्रॉपर टेक्निक इज़ यूज्ड। अगर कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे आप उसको स्केलिंग के लिए तो वो इट कैन कॉज डैमेज, यस। तो अ ट्रेंड डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। क्या आपके दांत भी मेरे दांतों की तरह ख़राब थे इसीलिए आपके भी बाल गिर गए? क्योंकि कहा जाता है कि दांतों का ताल्लुक बालों से है। मैंने बात नहीं की बालों की नाज़रीन, मैंने की, आप देख लीजिए। मैंने की है। अब मसला इनका है तो ये डिस्कस करते हैं। ऐसा है डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ओके ओके, यानी ये ये मिथ असल इन्होंने में बस्ट कर आपको दिया। कहना चाह रहे थे कि आपके बाल क्यों गिरे? वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में शायद जो रूटीन है डॉक्टरों की, अक्सर दफ़ा उनको दिन की टेंशन लाइफ बहुत भी होती करनी है। होती है, रात को पढ़ना भी बहुत लंबा लंबा होता है, तो आई थिंक द स्लीप डिस्टर्बेंस कैन बी अ फैक्टर देयर। सही। चलें जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे पूछनी है और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त हमें जो करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साजिद सतपारा ने इजाफी ऑक्सीजन के बगैर खतरनाक तरीन चोटी अनारपुरना सर कर ली है जनाब। अनारपुरना कुछ ऐसा नाम है, उनसे पूछेंगे अनापुर, उनसे पूछेंगे सही नाम क्या था। यकीनन इन पहाड़ों को सर करना, ये माउंटेन क्लाइंबिंग, ये कोह पैमाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं यकीनन खेलों का बड़ा दिलदादा रहा हूँ और खिलाड़ी भी रहा हूँ, लेकिन ये काम शौक है आपको? मुझसे नहीं हो पाया। हाँ, हाइकिंग कर लेंगे, ट्रैकिंग कर लेंगे, लेकिन ये बर्फ वाले पहाड़ जो नहीं इतना मुश्किल। अच्छा, वैसे ये मतलब मुझे लगता है कि जिनको जुनून और शौक होता है ना उनको फिर मुश्किल नहीं लगता, गो के ये बड़ा मुश्किल। जिसके नाम में सतपारा हो तो नाम ही काफी है। बिल्कुल। तो जनाब पहाड़ों के बेटे थे अली सतपारा, उनके बेटे साजिद सतपारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और सबसे पहले हम आपकी इस कामयाबी पर आपको ढेरों मुबारकबाद देना चाहते हैं। बहुत खुशी हो रही है आपको इस पोजीशन पर देखकर कि आपने इतनी मुश्किल तरीन चोटी को सर किया है। आपके क्या तासुरात हैं, कैसा फील किया था जब ऊपर पहुंचे थे आप? जी, ये अन्नपूर्णा वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन इन द वर्ल्ड कहते हैं। सबसे जो कैजुअलिटीज और डेथ रेशो इसका सबसे जो वन ऑफ द डेंजरस माउंटेन के रैंक में नंबर 1 पर आता है। तो इस साल हम कोई 3 पाकिस्तानी थे, इसमें क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो मैं भी था उधर, तो काफ़ी टीम्स आई हुई थी, क्योंकि इसका जो अन्नपूर्णा का जो क्लाइंबिंग सीजन है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट होता है दूसरे जो माउंटेन्स से नेपाल में। हम थे तो काफ़ी स्ट्रगल्स की, क्योंकि इसमें एवलांचेस जो बर्फानी पौधे कुछ ज़्यादा गिरते हैं, तो इस वजह से रिस्क कुछ ज़्यादा थे। तो एज ए फिक्सिंग टीम लीड में जो एक 7 समिट ट्रैक्स जो माउंटेनियरिंग आउटफिट है नेपाल की, उसकी जो फिक्सिंग टीम को मैं लीड कर रहा था। तो काफ़ी हडल्स के बाद, क्योंकि हम सबसे जो पहले जो फिक्सिंग टीम में समिट तक पहुंचती है, क्योंकि हमें रस्सियाँ लगानी होती है और ट्रेल ब्रेक करनी होती है, तो 15 अप्रैल को हमने काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए और काफ़ी हडल्स के बाद जो फिक्सिंग टीम जो सीज़न का फर्स्ट जो है समिट था, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने किया। तो मैं एज ए फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ जिसने विदाउट ऑक्सीजन इस माउंटेन को, वर्ल्ड डेंजरस माउंटेन को क्लाइंब किया। तो समिट में पहुंचकर साजिद मुझे ये बताइएगा प्लीज, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पहली बार जब आपने समिट सर करने की कोशिश की थी कोई अफसोसनाक हादसा भी हुआ था, कुछ साथी भी आपने खोए थे, उस वाक़े के बारे में बताइएगा हमें। जी, इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हुआ, क्योंकि समिट तो हमने एक ही समिट पुश किया था इसमें, तो उसके दौरान कोई एक इंडियन क्लाइंबर्स 3 दिन बाद एक करवस में गिरकर उसको रेस्क्यू कर लिया गया, और दूसरे कोई फॉरनर 1-2-3 एक्सीडेंट्स भी हुए, और काफ़ी मुश्किल पार्ट था इसका। वेदर अनप्रेडिक्टेबल था और काफ़ी हर्डल्स थे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 पाकिस्तानी थे, उसमें से मैंने विदाउट ऑक्सीजन किया और दूसरे 2 पाकिस्तानियों ने भी सबमिट किया, तो काफ़ी अच्छा रहा। किसने आपको सपोर्ट किया? कोई स्पॉन्सर्स मिले या अपनी मदद आपके तहत अपने ही जेब से अपने ही खर्चे पे सारा कुछ आपने किया पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए? बेसिकली मुझे पाकिस्तानी उसमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन वालिद के, मेरे मरहूम वालिद के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं नेपाली जो माउंटेनिंग आउटफिट्स है 7 समिट ट्रैक्स, तो काफ़ी वो मुझे सपोर्ट करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, तो अपने वालिद के दोस्त और माउंटेनिंग कम्युनिटी जो इंटरनेशनल क्लाइंबिंग कम्युनिटी काफ़ी सपोर्ट करती है और इन्हीं के बलबूते पे हम माउंटेन को क्लाइंब करते हैं। चलिए ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा कि कितना वक्त आपको लगा था ऊपर जाने में, और दूसरा कितनी मुख्तलिफ थी ये चोटी बाकी चोटियों से जिसको मुश्किल बनाती, क्या मुश्किलात आपने फेस की हैं? जिसमें अभी मुश्किलात की, तो अगर इसमें देखा जाए तो हर माउंटेन की अपनी एक स्पेसिफिक जो डिफ़िकल्टीज होती है। तो इस माउंटेन में सबसे जो ज़्यादा डेंजरस इसको इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा एवलांचेस आते हैं, जो बर्फानी तोदे कुछ ज़्यादा गिरते हैं। तो इसमें हमें जो टोटली ड्यूरेशन लगा कोई 35 to 40 डेज लगे, उसमें हमने जो बेस कम में इसका जो टाइम स्पेंड किया और सारा कुछ रस्सियाँ लगा के टेंट शिफ्टिंग और सारा जो फूड शिफ्टिंग सारा कुछ वेदर फोरकास्ट क्लियर होने के बाद 3-4 दिन में हमने इसको सबमिट किया। तो एज पर पहुंचने में यानी कि बॉटल नेक पर जाने के लिए आप एक ही दफा में चले गए वन गो में, या फिर दोबारा वापस आना पड़ा, फिर गए फिर आए फिर गए, क्या हुआ क्या था? नहीं, बोटलनेक तो K2 में है, जो K2 का जो मोस्ट टेक्निकल पार्ट किसी भी चोटी की जो टॉप होती है उसको बोटलनेक नहीं कहते? अच्छा ऐसा नहीं, उसको ठीक है, टॉप एज होता है उसको कहते हैं। तो इसकी थोड़ा साजिद भाई थोड़ा वक्त लगेगा, सैर इसको बहुत जल्दी है पहाड़ों में आपको ज्वाइन करेंगी बोटलनेक को देखने के लिए। हमें आप लोगों से सीखने का मौका मिलता है, जाहिर है हम लोग तो बस सुनते हैं तो पता चलता है। तो हकीकत ये है कि साजिद भाई देखिए हम पाकिस्तानी बहुत शौक से जाते हैं आपके साथ, बस 2 चीजों से मुझे डर लगता है। एक तो बर्फ में नहाएंगे कैसे, बाथरूम कैसे जाएंगे, ये 2 चीजें सोचकर मैं कहता हूँ प्लान कैंसिल करो। मेन चीज बेस कम में तो हमारे पास बेहतरीन जो वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज की सर्विस होती है, हमारे पास टेंट्स होते हैं, दूसरा कुछ किचन स्टाफ होता है और प्रॉपर शावर सिस्टम होता है। जब बेस कम से आप ऊपर जाते हैं तो फिर सारी जो मुश्किलात को आप फेस करना होता है क्योंकि सारी जो गेम जो मेन जो क्लाइंबिंग जो वो स्टार्ट होती है। सबसे बड़ी मुश्किल इस चोटी को सर करने में क्या थी आपके लिए? सबसे बड़ी मुश्किल सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करना था। तो इसमें मेन चीज एक्लिमेटाइजेशन का होता है क्योंकि जब 8000 मीटर आप बुलंदी पे पहुंचते हैं, जाहिरी बात है ऑक्सीजन लेवल काफी कम होती है, तो उससे आपका जो प्रॉपर जो बॉडी फंक्शन नहीं करता है। तो मेन चीज विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना इस माउंटेन को सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो ये भी बताइएगा साथ क्या क्या आप खाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके लिए स्पेशल आपको तैयारी करनी पड़ती है। क्या तैयारी की आपने, कितना वक्त लगा तैयारी करने में, जिसके बाद आप फिर गए? जी मैं तो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ। इससे पहले भी मैंने 4 जो दुनिया के 8000 से अबव माउंटेन्स K2, ब्रट और G1, G2 और मनासलू पाकिस्तानी मनासलू इसको सबमिट किया हुआ था। तो मुझे तो इतनी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन नॉर्मल जो लोग जाते हैं उनके लिए प्रॉपर इसका एक मैकेनिज्म होता है, इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, इसकी आपको प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज होती है, टेक्निक्स होती है, उन सारी जो चीजों को आप करते हैं तो फिर आपको प्लान्स। मैं बस पूछ लूं आखिरी सवाल, आपको कौन रोक सकता है? आखिरी सवाल मेरी तरफ से, फिर तलाब से पूछेंगे प्लान क्या है नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है? आई एम नाउ ट्राइंग टू डू पीक्स जो दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ है, उसमें से 7 नेपाल में है, 5 पाकिस्तान में और 2 चाइना तिब्बत में है। तो अभी तक कोई पाकिस्तान नहीं इनको क्लाइंब करने वाला। तो आई एम फोकसिंग ऑन माय दैट मिशन। तो इंशाल्लाह विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो क्लाइंबर्स कम्युनिटी जिस अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करती है, अगर विदाउट ऑक्सीजन आप किसी शर्पा सपोर्ट और विदाउट ऑक्सीजन के बगैर इन माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, that will be a huge achievement in mountaineering. साजिद आखिरी सवाल, कितना प्रेशर है आपके नाम में? सतपारा लगा है, जब भी कोई आपका नाम सुनता है तो फिर यकीनन आपके वालिद की याद आ जाती है। कितना आपको प्रेशर होता है कि मैं भी अपने वालिद की तरह वो काम करूं जो कोई ना कर सका? जी सतपारा एक अजीब नाम है। तो स्पेशली जब मेरे वालिद की बात आती है, क्योंकि हमें एज माउंटेनियर्स और माउंटेनियरिंग की वजह से ही पूरे उसमें जाना जाता है, तो एक जिम्मेदारी भी है और एक इंशाल्लाह इस लेगेसी को मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरीके से लेके चल रहा हूँ अभी तक अल्लाह के करम से। तो इंशाल्लाह आगे भी वालिद का नाम वालिद अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। एक सवाल तला का आपने सुना लेकिन उसका जवाब नहीं दिया है। तला पूछना चाह रहे थे कि शादी आप क्या कर चुके हैं, करने वाले हैं? ये तो दूसरी तीसरी की बात कर रहे थे। नहीं मैं अभी कोई मेरी 24-25 साल उम्र है। तो अभी हम स्पेशल एडवेंचरर पीपल
थोड़ा लेट शादी करते हैं, स्पेशली जो माउंटेनर्स होते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह मजीद 3-4 सालों के अंदर शादी आप ज्यादा शादियां करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें। पाकिस्तान को ज्यादा सतपारों की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद, ऑल द बेस्ट, वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और यकीनन साजिद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलमान जफर भी थे। डॉक्टर मोहम्मद सलमान जफर, आप कभी पहाड़ों पे नहीं गए हैं? वैसे इन कपड़ों में जाएंगे तो कोई आपको देख भी नहीं पाएगा। ये बात भी सही है, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। क्यों नहीं गए आप आज तक? आज तक नहीं जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। शौक है आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, कहाँ बहुत जाते ज्यादा। हैं? अनफॉर्चुनेटली अब वी आर इन कराची व्हिच इज द सदर्न मोस्ट पार्ट। इस्लामाबाद की इस्लामाबाद है, एंड देन अब वो है सिंध में इज गोरख हिल इज वन प्लेस व्हिच इज समथिंग। कहते हैं अगर दांत कमजोर हो तो बर्फ में जाएंगे तो बड़ा दर्द होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वहाँ बर्फ खाने ना जाए, आप बर्फ को एंजॉय करने अच्छा, हम ये कहते हैं कि आपको सीखना पड़ेगा अभी, फिर आपने पहाड़ों पे ज्वाइन करना है। इनको पता नहीं है कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पहाड़ों पे जाओ तो दांत कमजोर। देखो मेरे चोटी को बॉटल नेक नहीं कहा, देखो आप मेरे पे नहीं आओ। मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, बॉटल नेक से मुझे तो ये लगा कि शायद टॉप को उस बंद पतली गली को कहते हैं जहां से ऊपर जाके पहाड़ पतला ही तो हो जाता है, गुजर के आपको चोटी पे जाना है, लेकिन वो चोटी से पहले है, वो चोटी के बाद। मेरा सवाल यही था कि कितनी दफा आना पड़ा, जाना पड़ा बॉटल नेक से। एनीवे, खैर डॉक्टर साहब आप ये बता दें फाइनली, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 तो नहीं, अब तो खैर बहुत आगे। नंबर 1 क्वेश्चन के टूथपेस्ट कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? इस्तिलाहन कहा जाता है कि कुछ ऐड बताते हैं कि 9 out of 10 डेंटिस्ट विल रिकमेंड दिस टूथपेस्ट। दिस वन डेंटिस्ट एंड आई एम वन ऑफ देम, जो कि टूथपेस्ट या उन चीज़ों के ऊपर दांतों की तकलीफ़ों के इलाज के लिए इन्हिसार नहीं करते। देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स दैट हैव टू बी डन, और वो डेंटिस्ट के पास जब तक जाएंगे नहीं वो बताएंगे नहीं, क्योंकि हम अमूमन ढूंढ रहे होते हैं टोटके, और बहुत सारी जो है लोग टोटके सजेस्ट कर रहे होते हैं। टोटकों से इलाज नहीं होता, तकलीफ शायद कम हो सकती है, सिम्टम्स कम हो सकते हैं, बट ट्रीटमेंट के लिए आपको जल्दी बता दें कौन सी टूथपेस्ट? क्रीम से वो आजकल क्रीम्स आ गई हैं। आजकल क्रीम्स आ गई हैं, दे आर कॉल्ड डेंटल क्रीम्स। और ख़ास तौर पे आप लोगों के वसीले से जो है वो जो इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बच्चों के लिए स्पेशल टूथपेस्ट होता है, और वो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। राइट, टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद सलमान जफर साहब, एक ब्रेक जल्दी से ले लें, इससे पहले कि प्रोड्यूसर साहब हमारे कान के पर्दे फाड़ दें। आफ्टर दिस ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। पूरा पाकिस्तान सैरिश जानना चाहता है आखिर इंतखाबात कब होंगे? क्या अदालत की दी हुई तारीख पर होंगे या किसी और तारीख पर होंगे? कब, ये तो बता दो यार। तलहा बात ये है जनाब इतनी सी कि सियासी जमातों से अगर बात की जाए, स्पेशली PDM की, तो वो तो साफ कहते हैं कि 14 मई को भी नहीं होंगे, उसके बाद अक्टूबर में शायद हो जाएं, लेकिन जब भी होंगे पूरे मुल्क में एक साथ हों। कुछ तो कहते हैं साल भी नहीं होंगे, फिर दिल टूट जाता है, भाई इस साल तो होने थे, आखिर में तो होने थे, आप कह रहे हो आखिर में भी नहीं होंगे। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि अदालतें ये चाहती हैं कि इलेक्शन अपने वक्त में हो, आइन के मुताबिक हो, और वो ये चाह रहे हैं कि मामला अफ़ाम तफ़हीम से मुज़ाकरात के थ्रू, डायलॉग के थ्रू हल हो जाए। 27 तारीख का वक्त दिया गया है, जिस पर जाकर ये तमाम सियासी कायदीन जिन्हें तलब किया गया था, कंसेंसस डेवलप हुआ नहीं हुआ, इस पर कहाँ हुआ? कोई डेवलप नहीं हुआ अभी तक, वही इख्तिलाफ बरकरार। कल आई थिंक 26 तारीख को तमाम जमातों ने सर जोड़ के बैठना है। अल्लाह करे कुछ पॉजिटिव निकल कर आए, कुछ कंक्रीट निकल कर आए। और जो इस वक्त आखिरी बार जब तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठी थी सैरिश, क्या पॉजिटिव निकला था? सर ही नहीं जोड़ा ना, ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन अब जोड़ देंगे। अल्लाह करे जुड़ जाए। जब तक ये दिल नहीं जुड़ेंगे ना, सर भी नहीं जुड़ेगा। जब दिलों में कहते हैं ना बुग़्ज़ होता है एक दूसरे के लिए, तो फिर जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि PTI से तो फिलहाल ऐसा कोई राब्ता उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए। ऑब्वियस कंसेंसस क्रिएट नहीं होने वाला। अगर कंसेंसस क्रिएट होना होता तो अदालती हुक्म से पहले ही क्रिएट हो चुका होता, लेकिन इस वक्त ये जमातें एक पेज पर आने को तैयार नहीं है। अभी रिसेंटली खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है, ईद के दिनों में लंदन प्लान के हवाले से उन्होंने बात की है। अगर तो वही प्लान इस पर PDM की जमातें कारबंद रही हैं, नून लीग कारबंद रही, तो फिर तो मुश्किल है कंसेंसस डेवलप हो। एनीवे, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 अप्रैल को केस की समाअत करेगा। और दूसरी जानिब 2 more days to go, आज 25 27 को समाअत होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं। माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रोज आप उन्हें TV पर देखते हैं। शायद हमारी एंकरों की नौकरी भी मुझे लगता है एक दिन खा जाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज, इलेक्शन कब होंगे?
हर पाकिस्तानी जानना चाहता है इलेक्शन कब होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स अ लॉट। जिस तरह से मैं एक तारीख तो बोल इंतजामिया और बोल आप लोगों की मैं करता चलूं कि जिस तरह आप लोग मैटर को लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, और आप आइन की पासदारी के लिए जितनी खदमात दी है ये सुनहरी रूप में लिखी है, आई मीन इट। मैं ये नहीं कोई ये आप लोगों ने काम किया, ये खिदमत है। वैसे मैं बताऊँ आपको। अच्छा, दूसरे इशू की तरफ आते हैं, इलेक्शन। देखिए, अब आईनी पाकिस्तान में इस वक्त तो लग रहा है कि आईने पाकिस्तान 1973 का कोई वजूद नहीं है, ये नाम का एक कागज का टुकड़ा रह गया। हालांकि 90 दिन का लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 224 में लिखा है, और असेंबलियां तहलील होनी है। यानी सो मच को आप अंदाजा लगाएं कि KPK के अंदर निगरान हुकूमत बना दी है। आर्टिकल 105 सब आर्टिकल 3 देख लें भाई। पहले आपने पोल डे देनी है, आपने इलेक्शन की तारीख देनी है, उसके बाद निगरान काबीना बने। तो निगरान काबीना वहाँ तो गैर कानूनी और गैर आईनी है। पंजाब के अंदर भी 90 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 14 मई जो डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, उस दिन इलेक्शन होने हैं। अब 27 के लिए बात सिर्फ इतनी है, समझ की बात है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद सुप्रीम कोर्ट बहुत स्लो होगी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक सियासी जमातों का जो कि सियासी मामला है, जरा इन सबका कहना था इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं, तो ये तो अजहर साहब जो अदालतों को देखकर सियासी जमातों की सही जो अदालतों को देख के फील हो रहा है वो फिलहाल एग्रेसिव उस तरह से नजर नहीं आ रही है कि फौरन से, वरना आपको पता है पिछले दिनों तो यहाँ तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी मौका दिया जा रहा है कि प्लीज आप लोग कंसेंसस डेवलप करें, साथ बैठें, हल निकालें। डू यू थिंक कि हल निकल जाएगा कल? और 27 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट देनी है। असद कैसर साहब से बस मुलाकात हुई है, जो एक आध हुई है, कोई पेशरफ नजर तो नहीं आ रही। अच्छा, मैं चूंकि रात इमरान खान साहब के साथ काफी जब डिटेल में हमारी मुलाकात रही है, अभी तक तो ऑफिशियली कोई रब्ता नहीं किया। PDM शाह महमूद कुरैशी साहब से रब्ता करना था, कोई किसी ने भी नहीं रब्ता किया। ये इंटेंशन और मोटिव शो कर रहा है कि वो बुरी तरह से अब फंस चुके हैं। जो ये बहाना बनाया था कि इलेक्शन सारे इकट्ठे करने हैं, वो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किया है कि 14 मई की डेट किसी ना किसी तरह से गुजार सकते हैं। जब अजहर साहब ऑडियोज आती रहेंगी तो फिर कंसेंसस कैसे डेवलप होगा? देखिए, ये तो दो तरह से मामला को लेकर चल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवा, हम कंसेंसस चाहते हैं, लेकिन कंसेंसस कोई भी नहीं चाहता। उन्हें पता है अगर इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन में ये दे कांट मेक इट। इमरान खान के खिलाफ बहुत मुश्किल है कि 13 सियासी जमातों को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो इस वक्त उनको सूट यही करता है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन डिले हो जाए, उनका बस चले तो अब अगले 2-3 साल ही इलेक्शन ना। और उसी ये जो अजहर साहब ये जो जलाओ घेराव की सियासत है, जिसे हम अपने मुल्क में डर्टी पॉलिटिक्स कहते हैं, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के मारो या मर जाओ, हम जानते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट्स PDM की तरफ से आती रही हैं, वफाकी वज़रा की जानिब से आती रही हैं। क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या हमारा मुल्क अब ये बर्दाश्त कर सकता है जलाओ घेराव की सियासत? अच्छा, देखिए, जो इंटरनेशनली जो इस हालात दिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। कि इस वक्त जितने भी काम भी देखें ना, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविल एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक लड़ाई अपनी जगह पर शुरू हो चुकी है। सियासी जमातों में इमरान खान बहुत आगे जा चुका है, और उसके बाद वो जो हालात जनरल बाजवा साहब के बारे में जो चीज़ें आ रही हैं वो तो ये शो कर रही हैं कि कोई भी इस मुल्क में अमन नहीं चाह रहा है। और ये सियासी जमातों को सोचना है इस मुल्क की बका इसी में ही है कि इन झंझट से निकल के इलेक्शन फौरी करवा दें। अजहर साहब, मैटर ऑफ द फैक्ट तो ये है कि हमारी मुल्क में मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस इस हद पर पहुंच गई है कि स्वात में जो धमाके हुए थे गुज़िश्ता रोज, बताया जा रहा है कि वो माटर गोले और बारूदी मवाद जहां रखा हुआ था, वो सारे माटर गोले और बारूदी मवाद एक शॉर्ट सर्किट की वजह से फटे हैं। तो सोचिए कि हमारे यहाँ क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कोई SOP है ही नहीं है। हमें ये नहीं मालूम पुलिस वालों को गोला बारूद रखना कैसे और कहाँ रखना है। हम क्या मुल्क चला रहे हैं अजहर साहब? देखें, ये तो बड़ा एक सीरियस इशू है। यही तो शो कर रहा है कि ये जो साइफर के मुकाबले में या अमेरिकन एजेंडे के मुकाबले में जो गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी क्या है। यानी 13 सियासी जमातें सर जोड़ के बैठ गई हैं, ना मुल्क की मईशत कंट्रोल कर सके, ना डॉलर नीचे आ सका, ना महंगाई कंट्रोल कर सके। और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन अब ये देख लें, सवात के अंदर क्या कुछ हो रहा है, अपना अभी कराची के अंदर हालात ऐसे सुन रहे हैं, तो ये वो शो कर रहे हैं कि इनमें कैपेसिटी और एबिलिटी नहीं है। इसीलिए तो ये देखें, यहाँ इस मौके देखें सियासी जमातों को बड़ा जबरदस्त मौका मिला था 3 अप्रैल वाले दिन। 3 अप्रैल वाले दिन इमरान खान साहब ने जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, आगे इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, इलेक्शन करवा दें। आज भी अगर इस मुल्क को इस अनारकी में और इन हालात से निकालना चाहते हैं, इन्हें फौरी इलेक्शन कराना होगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करें अपने आप को। और यहाँ और मैं बता दूं आपको, देखिए 14 मई से डेट आगे ले जाने का क्या तरीका था।
इस वक्त तो ध्यान में रखे, ना कोई सैलाब आ रहा है, ना कोई तूफान आ रहा है, ना कोई जल्जला आ रहा है। हाँ, ये कोई हालात, मुल्क के हालात जो खराब हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ये अपनी जगह है, ये मई के अंदर अंदर असम्बलियां डिसॉल्व करें। जो बजट है, बजट तो इंटरिम गवर्नमेंट दे देगी, वो टाइम बिंग आ जाएगा, और जुलाई में इलेक्शन कराएं। जुलाई में इलेक्शन जब कराएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना माइंड दे दिया। तभी मुमकिन है अजहर साहब, जब ये जमातों के दरमियान कंसेंसस डेवलप होगा, कोई पॉजिटिव रिपोर्ट अदालतों में जाएगी। ये सब तब होगा जब नवाज शरीफ को वापस आने की इजाजत मिलेगी सैरिश, और फिर उनके लिए रास्ते आसान। लेकिन अभी तो इमरान खान कह रहे हैं कि लंदन प्लान पर ये काम कर रहे हैं। अगर तो लंदन प्लान पर काम होता रहा, इस तरह की ऑडियोज आती रही, अदालतों को प्रेशराइज किया जाने की कोशिश, जो हमें बाकायदा कैंपेन चलाई गई है, कौन नहीं देख रहा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है कि इलेक्शन हो पाए। थैंक यू सो वेरी मच अजहर सिद्दीक साहब, आपका बेहद हम शुक्रगुजार हैं, आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे अल सुबह हमें दिया। यकीनन मुल्क का मुस्तकबिल इस वक्त एक अनसर्टिनिटी की सूरत हाल में है, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान फरमाए। अच्छी बातें बिल्कुल फिल्मी दुनिया में लेके चलेंगे। दुनिया में आप बताएं, आपने ईद पे फिल्म देखी कोई या नहीं देखी? बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन बच्चों ने जब ईदी वीदी सब में बांट दी तो फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं बचे। हकीकत गरीब हो गए आप तला। हालात बड़े कसमपुसी के हैं, महंगाई ने सबका जीना दूभर कर दिया। सोए रहे होंगे आप, बस रहने दें। एनीवे, इस ईद पर बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी है। उनमें से एक फिल्म है जनाब 30 डेज। उनकी कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रीमा कबानी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोड्यूसर हैं। साकिब चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो एक्टर हैं। और सुहेल साहब हैं, वो लीड एक्टर, वो भी साथ मौजूद हैं। जूलियस जॉन डायरेक्टर हैं इसके। और इमरान पीरजादा आप सभी जानते हैं, सीनियर एक्टर हैं, वो भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माशाल्लाह सारी कास्ट हमारे साथ है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं सोफे के अंदर जाके फिट हो जाऊं। जगह है मेरे लिए तो मैं आ रहा हूँ उधर, 5-6 बंदे की जगह बना ले एक सोफे पे। नहीं, आपके लिए मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। दिल में जगह होनी चाहिए। सैरिश, सवाल आपके ज़हन में कोई आप जो करना चाह रहे हैं आप? प्लीज आप बताइए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है मूवी का अभी तक? व्हाट इज द फीडबैक दैट यू गाइज आर गेटिंग? और मैं ये सवाल लेडीज फर्स्ट कहते हुए रीमा से पूछना चाहूंगा। रीमा, कैसा आपको लगा इस मूवी में काम करके? कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगी? मजा आया या बोर हुई? ये बहुत सारे सवाल थे जो आपने एक सवाल में किए हैं। मेहमान बहुत। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड शुक्रिया बोल्ड टीवी का कि आपने हमें इनवाइट करा। ये हमारी टीम है द 30 डेज की। हम लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब आपके साथ हैं। ये मूवी हमारा पैशन, हमारा ब्रेन चाइल्ड है, हमारे दिल के बहुत करीब है। ये हमारी पहली एक कोशिश है आपके लिए, आपके सामने एक सिनेमैटिक आर्ट का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ हार्ड वर्क शोकेस करने की। ये हमने शूट वॉशिंगटन डीसी एरिया में करी है और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। बहुत ही सीखने को मिला है इसकी शूटिंग के दौरान, द मेकिंग ऑफ द फिल्म के दौरान। और बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमने अभी रिसेंटली ट्रेलर लॉन्च करा है। तेरी यादें मूवी का सॉन्ग जो है उसको रिलीज करा है और उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने उसको सराहा और हमें यहाँ बुलाया। We look forward to the release of the movie. सही, चले यही सवाल जो आपके साथ मौजूद हैं साकिब चौधरी साहब, उनसे अभी ये मैं करूँगी। साकिब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अभी तो रिलीज़ अमेरिका में इसने होना है, फीडबैक कैसा आपको लग रहा है? एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सारिश एंड तला, ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि ये जो फिल्म है ये एक हमारा पैशन है, जैसे रीमा ने कहा। और ऑफ कोर्स इसके जरिए हम चाह ये रहे हैं कि जो यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो कास्ट, क्रू और टेक्निकल लोग हैं वो सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, कुछ इंडियन अमेरिकन हैं, साउथ एशियन हमारे श्रीलंकन अमेरिकन भी हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर अमेरिकन क्रू है वो है। उसके अलावा इंटरनेशनली हमारी कोलैबोरेशंस है म्यूजिक के हवाले से और बैकग्राउंड म्यूजिक के हवाले से। सो ये इट ब्रिंग्स ऑल दीज कल्चर्स टुगेदर। सो एक फिल्म बनाना पाकिस्तान में, इंडिया में आसान है, लेकिन यहाँ पर इतने ज्यादा डिफरेंट लोगों के कल्चर्स के साथ मिलकर काम करना एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत मजेदार काम है। और इसके जरिए हम यही हमारी कोशिश है कि हम लोगों को करीब लाएं, कल्चर्स को करीब लाएं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो साउथ एशियन अमेरिकन हैं और वो जो ब्रिटिश कम्युनिटी है हमारी, उनको एक हमारा जो आर्ट और कल्चर है, हमारी फिल्म है, उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो यही हमारी कोशिश है। Sounds great. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस प्लान में। We'd like to welcome Pirzada साहब who has just joined us as well. पिज़्ज़ा साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप दुनिया बोल है का हिस्सा बने। सर क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में? कौन सी ऐसी खास बात है इस फिल्म में
कि जो आप कहेंगे कोई भी इस मूवी को मिस ना करे? It's the first of its kind in US जो South Asian cinema में DMV area में जो ये film बनी है, इसमें it's been a great effort, and I really praise a lot of the whole effort done by Rima and Zohaib and everyone, and I think it's going to do pretty well. Inshallah, all prayers with your movie. Julius John, I'd like to ask a question to Julius John. Okay. If you allow me, Sarish. Yes, Julius, how was your experience? Tell us about the movie. What did you love about it? What was your memorable moment in the movie while doing it? Well, there are things in the movie when we were actually shooting the movie from different languages in South Asia. Basically, उर्दू में बात कर सकता हूँ क्योंकि basically मैं sports series सालकोट से ताल्लुक रखता हूँ. और ऐसा है कि दौराने जब मूवी शूट हम लोग कर रहे थे was a very different experience, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था क्यों ना हम यहाँ पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं कुछ ऐसा ब्लेंड करें कि हम हॉलीवुड क्वालिटी जो हॉलीवुड में देखते हैं क्यों ना उसको अपनी जुबान में देखा जाए अपने लोगों में. तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था हम लोगों का, प्लस साउथ एशियन कम्युनिटी है उसको ब्लेंड करके एक जो टैलेंट है यहाँ पे उसको सराहा जाए, उसको आगे. आपने जो इस मूवी का नाम 30 डेज रखा है, ये मतलब नाम क्यों आपने चूज किया, इसके पीछे रीजन क्या है? उसके बाद फिर हम चलेंगे, हमारे साथ सुहेब भी मौजूद है. मैं यही कहूंगा कि आप सिनेमा में देखिएगा तो यकीनन आपको ज्यादा इसकी जो है वजाहत मिलेगी कि आखिर अब इसका नाम 30 डेज रखा क्यों था. अच्छा. कुछ चीजें मिस्ट्री है. मैं ब्लाइंड गेस ले लेता हूँ. मुझे लग रहा है कि ये 30 दिन की स्टोरी है एक मूवी की ना, वो 1 तारीख से शुरू हो रही है और 30 तारीख को खत्म हो रही है. Am I right? Absolutely. चलें यार, मैं मूवीज काफी ज्यादा देखता हूँ, थोड़ा बहुत पकड़ लेता हूँ, इसलिए इनको आइडिया हो गया. अच्छा, लेट्स ब्रिंग इन डिस्कशन शुएब सोहेल को भी लेकर आए. शुएब भाई, आप बताइए, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या कैसा लगा मूवी करते हुए? कोई याद हमारे साथ शेयर करें, कोई मोमेंट, कोई ऐसा वक्त जब आपने बोला यार नहीं करनी मुझे ये मूवी, लेकिन फिर आपको किसी दोस्त ने बोला सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम to Bold TV, अस्सलाम वालेकुम to Pakistan. It's an honor to be here for all of us. कि हम इस वक्त आपके साथ सामने बैठे हुए हैं, पूरी करके हम इस वक्त देख लिए. It's an honor to be here. और like Rima ji said कि ये हमारा बेबी है. This is something very different that we've created. और this is the definition of an edge of your seat thriller. और इंशाल्लाह जब आप लोग बैठ के देखेंगे, you will love every moment of it, and I cannot wait for all of you to see it. And thank you for the support, and we'll see you in 30 days. As the 30 days. अच्छा, इमरान साहब, मेरे ज़हन में सवाल आपसे आ रहा है कि आपने जब इस मूवी के हवाले से सोचा था कि आपने इस फिल्म को बनाना है, तो आपके जहन में उस वक्त क्या था, और जो कास्ट आपने सारी इसमें ली है वो क्या सोच के लिए आपने? पीरज़ादा साहब, क्या जी इमरान साहब, आपसे सवाल है, जब कास्ट को आपने सोचा था तो आपके जहन में क्या था? सॉरी, मुझे कास्ट को जब मैंने सोचा था, the vision you had in your mind, were you able to achieve it, Pirzada Saab? I thoroughly enjoyed, and it was an exhilarating experience for me. और मुझे बहुत खुशी हुई इस फिल्म में काम करके. Great. And I think the whole team, especially, they hats off to them, the way they worked. And it's a quality product, it's a good product, and it would be, it'll make waves in cinema. Right, can't wait to see it, Mr. Pirzada. लेकिन एक बहुत important question है. I have to ask you this question. All over the world, जो social issues होते हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको रेज किया जाता है थ्रू योर एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स, थ्रू मूवीज, थ्रू ड्रामाज, थ्रू म्यूजिक, टू रिजॉल्व दोज इश्यूज. पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज, और मेरी गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी अपील है आप सब से
कि काइंडली ऐसी मूवीज क्रिएट करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे पाकिस्तान के सोशल इश्यूज भी रिलेट किए जा सके और उनकी तरफ एक रिजॉल्व की तरफ बढ़ा जा सके? I think it is all about. Mr. Pirzada, please. Gigi, it deals with a very pertinent and serious social issue. Okay. Not just in US, but Europe, America, and many other places. It deals with the social issue which we confront, that at times khawaateen ko unka haq nahi milta hai in many ways, and besides that there is a whole lot of layers of information and things that you get in this. जी. ओके पीज़ा साहब, व्हेन इट विल बी रिलीज्ड इन अमेरिका, कितना हमें इंतजार करना पड़ेगा, कब रिलीज हो रही है? ये आपको ज़ुहैब या रीमा जी बता सकते हैं। ओके ज़ुहैब आप बता दीजिए। रीमा जी और जूलियस। समर ऑफ 2023। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है अबाउट कैस्ट, वो भी मैं और हमारी टीम उस पे थोड़ा सा लाइट देना चाहेंगे। हम बताना चाहते हैं आपको कि हमने एक ऑडिशन रखा था। वॉशिंगटन डीसी में इतनी मूवीज नहीं बनती हैं, तो हमने जब हमारा ये आइडिया इनिशिएट हुआ, हम सब एक आर्ट्स के बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और बहुत ही पैशनेट हैं अपने आर्ट्स के बारे में, तो हमने डिसाइड करा कि हम क्यों ना सिनेमैटिक आर्ट्स को एक्सप्लोर करें और एक मूवी बनाएं। तो जब हमने मूवी का आइडिया डिसाइड करा तो हमने ऑडिशंस रखी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने 2-3 घंटे की ऑडिशन का सोचा था और 8-10 घंटे लगे हमें, क्योंकि लोग इतनी दूर दूर से और इतने सारे लोग और इतने टैलेंटेड लोग आए ऑडिशन करने के लिए, जिनके अंदर एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है। उनकी अपनी लाइवलीहुड, they work for their livelihood, they earn their livelihood, but they always had that passion for arts which they never got the platform to showcase. So इस प्लेटफॉर्म को हमने इस एरिया में प्रोवाइड करा। इसको बहुत ही लोगों ने यहाँ पे सराहा है कि हमने द 30 डेज के थ्रू एक मूवी का प्लेटफॉर्म उन लोगों को प्रोवाइड कर, अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब का एक सवाल है जो कि मेरे ज़हन में भी था कि आप लोगों ने इस मूवी को अमेरिका में ही शूट क्यों किया, कहीं और क्यों नहीं किया, या कहीं किया भी आप लोगों ने इसके अलावा? क्योंकि हम सब भी प्रोफेशनल्स हैं, अपनी अपनी जॉब्स करते हैं, ये हमारा पैशन है, हम यहीं रहते हैं। Not just like I was just telling you that not everybody can drop their livelihood and go to Hollywood or Bollywood or Bollywood. तो हमें ये पैशन था, तो हम यहाँ रह के अपनी जॉब्स करके हमने ये पैशन को फुलफिल करने की कोशिश करी। वैसे अगर आपको कोई विलेन वगैरह की जरूरत हो तो मैं भी ऑडिशन देना चाहूंगा। सॉरी, कोई विलेन या नेगेटिव रोल की जरूरत हो तो मैं ऑडिशन देना चाहूंगा किसी दिन। काफी टैलेंटेड हूं वैसे मैं। अच्छा, मैं रीमा की बात में एडिशन करना चाह रहा था कि ऑफ कोर्स जो हमने जब इस जैसे उन्होंने कहा लाइवलीहुड, यहाँ पे आपने सुना होगा वेस्ट में सबसे कीमती चीज जो होती है वो आपका वक्त होता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास वक्त नहीं है। तो ऐसे पैशनेट लोग ढूंढना कास्ट के लिए और क्रू के लिए, जो लोग हमारे साथ काम कर सके, वक्त दे सके और ऑफ कोर्स रिसोर्सेज लेकर आना, ये तो इस तरह से। और इसमें जो आपने दोनों ने, सारिश और तला ने दोनों ने सवाल किया था कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया तो बहुत से हुए हैं। जब हमारे पसीने छूट जाते थे, हम 24 घंटे जाग के काम करते थे, लेकिन पूरा समर हम ये समर के एंड में पिछले हमने शुरू किया शूट करना। विंटर में वेट करते रहे कि कब स्नो हो, हमें स्नो में कुछ शूट करना था, लेकिन इस साल वॉशिंगटन डीसी और वर्जीनिया के एरिया में स्नो ही नहीं हुई, तो हम इंतजार करते रहे। फिर हमने सोचा चलो इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं, माउंटेन्स पे चलते हैं, वहां जाके कुछ शूट करेंगे। एंड देन व्हेन वी गेट टू द माउंटेन इट्स स्टार्टिंग स्नोइंग, और हमें वो सीन मिल गया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। चलिए जी, आप बता रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, मुनफरिद सी है, हम सबको जाकर देखनी चाहिए। तो आप सबके लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं, अल्लाह करे कि आपकी मूवी कामयाब बिजनेस करे। और थैंक यू सो वेरी मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच पीरजादा साहब फॉर जॉइनिंग अस, फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे पास वक्त की कमी है, नहीं तो हम 1-2 घंटा और अभी कचहरी करते, लेकिन सैडली प्रोड्यूसर साहब फिर मेरे कान के पर्दे फाड़ने को तैयार। और तला का आपको पता चल गया कि ये बगैर बालों के विलन बनना चाहते हैं। एनीवे, मौका आपको मिलेगा, आपने रिक्वेस्ट की है, कुछ तो सोचेंगे और कंसिडर करेंगे। आपको एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, इसी बहाने अमेरिका जाएंगे। अमेरिका जाएंगे।
कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी तलहा और मैं ये बात कर रहे थे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि आज वैसे तो छुट्टी है, हमें काम करना पड़ रहा है, तो छुट्टी के दिन आपको पता है कैसे एंजॉय किया जाता है कि बेहतरीन सा नाश्ता होता है सुबह सुबह। बेगम खराटे ले रही होती हैं, बच्चे सो रहे होते हैं। हाँ, मेरी बड़ी बेटी के आज से ओ लेवल्स के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो वो तैयारी कर रही थी, बाकी सब सो रहे थे, तो नाश्ता तो दूर की बात, पानी का गिलास मिला और हम काम पर आ गए। लेकिन सैरिश को ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर नसीब हुई। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऑफिस में मिली है, मैंने घर से नहीं पी वो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बोल के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जो ख्याल हमारी बेगमात हमारा नहीं रख रही हैं, बोल रख रहा है, और आपके शौहर जो आपको ख्याल नहीं रख रहे हैं वो बोल रख रहा है। नहीं, मुझे खुद रखना चाहिए अपना ख्याल, उनके शौहरों का रखना पड़ता है, बीवियां अपना ख्याल खुद रखती हैं, सबको पता है। एनी हाउ, छुट्टियों का आखिरी रोज़ है, फैसलाबाद के शहरी भी आज के दिन को एंजॉय करने के लिए नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। गर्मा गर्म हलवा पूरियों से भूख को मिटाया जा रहा है। तो फैसलाबाद आपको लिए चलते हैं और जानते हैं अवैस सत्तार से किस पॉइंट पर मौजूद है, रश कितना है। अवैस बताइएगा, माहौल क्या देख रहे हैं? तो ख़त्म हो गई, लेकिन आज ईद की जो छुट्टियां थी उसका आखिरी रोज़, और आज भी फैसलाबाद के जो शहरी हैं उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स पर हल्ला बोला हुआ है और नौजवान भरपूर तरीके से यहाँ पर दावत शराज उड़ा रहे हैं। बात करते हैं इनसे कि भाई आप लोगों की ईद ख़त्म नहीं हुई अभी तक? बस देखिए जी, यही दिन होते हैं खाने पीने के, दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग्स पे आने के, बाद में तो सब अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो फिर इन मौक़ों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और इनको एंजॉय करना चाहिए। लगता है ईदी भी काफ़ी इकट्ठी हुई है, वो भी ज़रा जेब शेब ढीली कर रही हैं। ऐसे ही है, ईदी तो फिर आती है, यही तो मज़ा आता है ईद का आने का। इसी की चीज़ का तो इंतज़ार होता है कि ईद आएगी और ईदी वगैरह मिलेगी सबसे, फिर दोस्त वगैरह आते हैं, बाहर खाना शाना खाते हैं। अभी सुबह सुबह आखिरी छुट्टी भी है, मज़ीद आगे क्या प्लान है सारे दिन का, कुछ प्लानिंग की हुई है? जी बिल्कुल, आगे भी इंजॉय करेंगे। अभी तो नींद पूरी करनी है, नींदें वगैरह पूरी नहीं हुई है, नाश्ते का करके ये भी जल्दी उठ के रात को लेट सोते हैं। इंशाल्लाह रात को भी आउटिंग्स पे जाएंगे। जी बिल्कुल, बड़ी लंबी प्लानिंग है इनकी, और आखिरी दिन जो छुट्टियों का है ये भी भरपूर तरीके से गुजारना है। और आज भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ईद ही है, और वैसे ईद मिलने का सिलसिला भी जारी है, और वैसे ही जो खाने को शौकीन अफराद है वो खाइए करते हुए दफ्तर वापस आइए। आगे बढ़ते हैं, तारीखी शहर डिच कोट की बात करते हैं। तला, क्या ख्याल है? बस बिल्कुल करें। डिच कोट के वासियों ने भी छुट्टियों को एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया है, वो भी नाश्ता पॉइंट्स पर मौजूद हैं। और राना बिलाल इस वक्त डिच कोट के एक फेमस नाश्ता पॉइंट पर मौजूद है। ये कौन सा फेमस नाश्ता पॉइंट है, उनसे जानते हैं। बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, डिचकोट के शहरियों की भी रवायत है कि ईद के 2-3 दिन तो घर में गुजारते हैं और खूब खानों का इत्माम किया जाता है, मेहमानों की तवाज़े की जाती है, एक दूसरे के घरों में आना जाना लगा रहता है। लेकिन इसके बाद शहरी जो हैं वो फूड पॉइंट का रुख कर लेते हैं। तो इस हवाले से एक शहरी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पॉइंट पर नाश्ता करने की क्या वजह है। जी आप मुझे बताएँ कि सुबह सवेरे यहाँ पर नाश्ता करने हैं, क्या ख़ासियत है इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो 3 दिन घर से ही पकाया, अच्छे खाने बनाए जो भी दिल किया, मगर आज सुबह होते ही घर वालों ने बोला है कि आज नाश्ता बाहर से करना, बच्चों ने भी, तो जिसकी वजह से इधर हमने नाश्ता किया भी और घर वालों के लिए लेके भी जाना है। तो आज ईद का चौथा दिन है, हम आज घर से नहीं बाहर से नाश्ता कर रहे हैं। और इसका जी बिल्कुल, जिस तरह आप इधर शहरी की बात सुनी है, उसका भी यही कहना है कि आज सुबह सवेरे ही होम मिनिस्ट्री की जानिब से आर्डर आ गया है कि जनाब उठें, बाहर से नाश्ता करके आएँ। और राइट, यकीनन लोग बाहर नाश्ते करने को तरजीह इसलिए दे रहे हैं कि 3 दिन घर पे बैठे हुए थे, पहले 2 दिन घर का बहुत खाया, बाकी 2 दिन ईदी लुटाई, बाहर खाने खाए। लेकिन बी केयरफुल गाइस, बाहर खाना खाने से पहले ज़रूर सोचा करें, क्योंकि बाहर का खाना इस महंगाई के दौर में आजकल हुआ ये है कि जो क्वालिटी है और जो स्टैंडर्ड है खाने का वो गिरता जा रहा है, क्योंकि पैसे बढ़ा नहीं सकते थे, नहीं तो कस्टमर नाराज़ हो जाते। इसलिए ज़्यादातर रेस्टोरेंट से उन्होंने तेल की क्वालिटी, हल्का तेल लेना शुरू कर दिया, हल्की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के सामान लेना शुरू कर दिया है। बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का खाना पसंद करें, ताकि आप सेहतमंद भी रहें। और यकीनन आप जानते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में मुर्गी बने फिर भी आपको बाहर की दाल चाहिए होती है। ऐसा करना खुदारा कुछ लोग ऐसे हैं उनको घर में भी मुर्गी चाहिए होती, दाल उनके हलक से नहीं उतरती, दाल सब्जी। बहुत सारी ऐसी हमारी कौम मौजूद है जो बेचारी का ये हाल है। एनी हाउ, बात ये तला कि ईद कैसी गुजरी है पाकिस्तानियों की, आगे आने वाले दिनों में कैसे दिन गुजरने वाले हैं, ये सब जानने के लिए हमें उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी है। उनसा, सबसे पहले तो गुज़श्ता ईद मुबारक, आपकी ईद कैसी गुजरी है और चूड़ियाँ, मेहंदी, क्या क्या किया था?
अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। ईद बहुत अच्छी गुजरी। ईद हमेशा फैमिली के साथ ही गुजरती है और इस बार भी मतलब क्या क्या किया, बस इन लॉज में ससुराल में चले गए, एक दिन अम्मी के घर चले गए, कल मेरे घर पे सब लोगों की दावत थी। तो चांद रात वाले दिन एज यूजुअल चूड़ियाँ भी लेते हैं, मेहंदी भी लगवाते हैं। तो ईद का तो एक अपना ही रौनक है और मज़ा है। और रमज़ान के बाद जब इंसान ईद करता है तो वो भी एक खुशी होती है कि रोज़ों के बाद जो है वो ईद। और आपके चेहरे से मुझे ये भी देख के पता चल रहा है कि आपको उठने में काफ़ी मुश्किल हुई है, अभी उठी हैं आप। मैं प्रोग्राम की वजह से उठी, वरना 12 बजे से पहले जो है ना वो आज लास्ट डे है छुट्टी का, कल से फिर वही स्कूल और रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आपके प्रोग्राम के लिए उठना पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उनसा, क्या लग रहा है आपको आगे आने वाले दिन पाकिस्तानियों के लिए कैसे रहने वाले हैं? जी बस मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और देखती हूँ कि कैसे गुजरने वाले हैं। कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। अभी थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आ रही हैं और लेकिन इंशाल्लाह हीलिंग नज़र आ रही है, यानी कि मुश्किलात बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल हो या किसी भी हवाले से हम इसको कह सकते हैं। ये मैंने एक जनरल कार्ड निकाला है पाकिस्तान की अवाम के लिए। तो मुश्किलात अभी हैं जो फेस कर रहे हैं और फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अरसे तक ये मुश्किलात रहेंगी। कंसेंसस डेवलप होगा क्या? सारी सियासी जमातें एक पॉइंट पर इकट्ठी हो पाएंगी या ऐसा होना नामुमकिन है? जी देखिए, कार्ड जैसे आपने ये बात की है, मेरे पास कार्ड आया द डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड है और एनर्जी देखिए डेविल की है। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ये कशमकश रहेगी, परेशानी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि वो एक पॉइंट पर जो है वो इकट्ठे होंगे या मुझे चांसेस नजर नहीं आ रहे। और ये सेल्फिश लोग हैं और अपनी मनमानी करेंगे जो उनको चाहिए, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना ही पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, ना ही पब्लिक के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ये पॉलिटिकली कश्मकश, ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज तो रहेंगे। चले मैं इस हवाले से आपसे मजीद भी पूछती हूँ क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो कितना गर्म हुआ हुआ है। तलहा काफ़ी इस वक्त खामोश है कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया। इनके अगले आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, कुछ इनके हवाले से प्रेडिक्ट करेंगे? नहीं बताएंगी उनसे मेरी पुरानी दोस्ती है। आपको तो अभी सैरिश टाइम हुआ है, हम लोग 2-2.5 साल से उनसा के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। उनसा सैरिश के सवाल छोड़ें, आप प्लीज हॉरोस्कोप्स बताएं, बहुत सारे व्यूअर्स हॉरोस्कोप्स का वेट कर रहे हैं। अच्छा, तला जो है ना वो डरते हैं, लगता है कि कोई कौन सा कार्ड आ जाएगा तला के लिए। देखिए कार्ड देखिए मैं जरूर निकालूंगी। अब नाम तला का आया है तो मैं कार्ड जरूर निकालूंगी। जैसे ही मैंने तला की लिए शफल की है कार्ड, तो एक कार्ड जबरदस्त किस्म का आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स का। हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, फोकस्ड नजर आ रहे हैं, पैसा आके कमाते हुए नजर आ रहे हैं, तो पैसा भी आएगा और माशाल्लाह से मुझे लगता है कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। और अगर कोई काम मिलता हुआ भी नजर आ रहा है तो काम जो है बड़ा फोकस होकर करते हैं, वो सिंसियरिटी के साथ करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं। तारीफें कुछ ज्यादा हो गई हैं, सैरिश के धुएं निकल रहे हैं इस वक्त। उनसा थैंक यू सो वेरी मच, काफी तारीफें हो गई। मेरा ख्याल है उनसे अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। नहीं अब एक कार्ड सैरिश के लिए भी उनसा प्लीज, आई बेग ऑफ यू, एक सैरिश जोहेब के लिए कार्ड निकालिए, मालूम पड़े कि सैरिश के साथ क्या क्या होने वाला है। इंशाल्लाह अच्छा होगा। सैरिश जोहेब पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये जो है पेज, मतलब जो भी काम करती है वो दिल से काम करती है, बहुत इमोशनल है और इमोशंस के साथ काम करती हैं। डेडिकेशन भी नजर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है बच्चे की गुड न्यूज हो सकती है, प्रेगनेंसी ये क्या बता रही हैं आप? या तो फिर जो कार्ड है वो बता रही हूँ। थोड़ा बच्चों को भी टाइम दीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो कोई गुड न्यूज भी आ सकती है, कोई जॉब रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। ये वाली गुड न्यूज की बात हो रही थी, समझ लिया आपने। आगे बढ़ते होंगे, वरना तना ने मुझे तंग करते रहना था, सैरिश क्या बता दिया है उनसा ने। अच्छा, मुझे ये बताएगा उनसा कि अभी मामलात कुछ इस तरह से हैं कि अदालतों के हवाले से कुछ ऐसी बातें गर्दिश में हैं कि उनको प्रेशराइज या फिर उनके खिलाफ कैंपेन ये सब चलता आ रहा है।
क्या देख रही हैं आप? इंसाफ का, हक का बोलबाला होता नजर आ रहा है आपको? जी देखिए लास्ट जो प्रेडिक्शंस मैंने अगर की हैं जब से 2023 स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यही कहा था कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है वो 2023 में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, और यही जो पाकिस्तान को एक जो रही सही जो चीज है वो ही जुडिशरी ही चलाती हुई नजर आ रही है। आज की जो एनर्जी है, आज के जो कार्ड्स हैं वो भी अगर हम देखें, जी आई होप कैमरा वीडियो नजर आ रहा है मेरा? जी जी बिल्कुल आप बात कीजिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और कोई बड़ा फैसला जुडिशरी लेगी और बड़े स्ट्रांगली लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि लोगों को खुशियां मिलती हुई नजर आ रही है, हैप्पीनेस मिलती हुई नजर आ रही है। और इलेक्शंस हो रहे हैं 14 मई को या अक्टूबर में, दोनों चेक कर लें आप। अक्टूबर में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर हम मई की बात करें, 14 मई, अगर मई की बात करें तो यहाँ पर इनसिक्योरिटी और फियर्स नजर आ रहे हैं। हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इलेक्शंस जो हैं वो डिले भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे मामलात हो जाएं कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं। अच्छा, और अक्टूबर में? अक्टूबर में होने के चांसेस तो हैं। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। अगर मई में नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये अक्टूबर में किसी भी तरीके से इलेक्शंस हों। तो इस साल इलेक्शंस के चांसेस तो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मई हो चाहे अक्टूबर हो। सही। IMF मानेगा नहीं मानेगा? देखिए IMF के लिए जो कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। तो कुछ पाकिस्तान को देना पड़ेगा, इस वजह से IMF को खुश करना पड़ेगा, और IMF भी जो है वो कुछ न कुछ देता हुआ नजर आ रहा है। तो एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप कायम रहेगा। रिलेशनशिप कायम रहना चाहिए, चीज़ें तो फिर आपस में ज़ाहिर है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तय हो जाती हैं। उनसे क्विकली अगर आप होरोस्कोप के हवाले से बता दें, कौन सा सितारा क्या कह रहा है? जी, एरीज और बुर्ज हुमल की बात करते हैं। सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इनके माली मामलात, फाइनेंशियल मामलात मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ मीटिंग्स, मुलाकातें नजर आ रही हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं इनके, तो पैसे इनको वापस मिल सकते हैं। रिश्ते की बातें हो सकती हैं, शादी की बातचीत स्टार्ट हो सकती है। टॉरस की बात करते हैं, बुजसोर की, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। टॉरस वाले कुछ पास्ट की मेमोरीज याद करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पुराना दोस्त से मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्त को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग हो सकती है। हेल्थ का ख्याल रखिए, हेल्थ में इशू हो सकता है। जेमिनाई की बात करते हैं, जेमिनाई बुर्ज जोजा 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसे आपको सेव करने की जरूरत है। आपने कुछ अरसे से पैसे इतने ज्यादा खर्च किए हैं, अब जो है आप अपनी बचत कीजिए। जेमिनाई के बाद है कैंसर बुर्ज सुल्तान 9 ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग नजर आ रही है। शादी के काफी चांसेस कैंसेरियंस के हो सकते हैं, पसंद की शादी हो सकती है, कोई ख्वाहिश है, कोई विश है काफी अरसे से आपने की है, वो आपकी पूरी हो सकती है इंशाल्लाह। कैंसर के बाद है लियो बुर्ज असद 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी एनर्जी है। दोस्तों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, किसी के साथ नाराजगी हो गई तो उसके साथ पैचअप हो सकता है। सफर के भी काफी चांसेस है लियो वालों के, शादी के काफी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गो, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, बहुत बिजी काफी नजर आ रहा है। वर्गो बहुत सारे काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चैलेंजेस नजर आ रहे हैं उनकी लाइफ में। जो भी काम करेंगे या शादी करना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजेस, स्ट्रगल नजर आ रही है। काफी मेहनत के साथ जो भी अचीव करना चाहते हैं, मेहनत के बगैर अचीव नहीं होगा। वर्गो के बाद है लिब्रा बुर्ज मीजान, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग बहुत नजर आ रही है, और कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अपनी जो भी बातें, पर्सनल बातें हैं, चाहे कारोबारी हो, चाहे पर्सनल बातें हों, घर की बातें हों, थोड़ा सा सीक्रेटिव रखें, हर किसी को मत बताइए वरना आपको नुकसान हो सकता है।
घर में अगर आपकी कुछ कीमती चीजें हैं जैसे कैश है, ज्वेलरी है, वो संभाल के रखें, वहां चोरी भी हो सकती है। स्कॉर्पियो के बाद है सजिटेरियस, बुर्ज कॉस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर काम जो है वो थोड़ा स्लो होते हुए नजर आ रहे हैं, डिलेज हो सकते हैं, आपके जॉब के इश्यूज या आपके फाइनेंशियल कहीं पैसा फंसा हुआ है, काम होना है वक्त पर नहीं हो रहा, ऑफिस टाइम पर नहीं जा रहे। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहत आपकी पेट की तकलीफ हो सकती है। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन, बुर्जदी, यहाँ पर 5 सोर्ड्स, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर कहीं बहस हो रही है तो थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर किसी के साथ नाराजगी हो गई है थोड़ा सा जो स्पेस दीजिए, डिस्टेंस दीजिए, उसके बाद अपने मामले ठीक कीजिए। कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस, बुर्दिलो, स्ट्रेंथ का कार्ड है। कोई भी काम करना चाहते हैं अपनी विल पावर इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रेंथ इस्तेमाल कीजिए, और अगर रुकावटें आती हैं तो आपने घबराना नहीं है, रुकावटों पे आपने काबू खुद कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कोई नुकसान आपको हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, तो इस हफ्ते आपने कोई भी फाइनेंशियल मामला नहीं करना है, पैसों की लेन देन नहीं करनी है। ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए, पेट की तकलीफ हो सकती है, सर का दर्द हो सकता है, तो अपनी सेहत का भी आपने ख्याल रखना है। सही। आखिरी मेरा सवाल है, आप सवाल कर लें फिर एक मैं भी करूं। आपने कहा सैरिश को बच्चा होने वाला है, लड़का होगा या लड़की? ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। मुझे पूछने दे सैरिश, एक मिनट, मैंने गुड न्यूज की बात की थी, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, पूछिए कि लड़का होगा कि लड़की। शादी और बच्चों में से बाहर निकलता ही नहीं है। बात तो पूछने देना एक प्लीज। बेटा होगा सर, नाम को एडवाइस कर दें, पूरी फैमिली बना दें, पूरी फैमिली बना दें, मोहम्मद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नाम तो सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनसे मुझे क्या बताएगा, जब आप किसी प्रॉब्लम में आती हैं या आपको कोई परेशानी होती है, माशाल्लाह टैरो कार्ड रीडर है, सब लोग आपसे पूछते हैं आगे मुस्तकबिल का हाल आप बताइए, प्रेडिक्ट कीजिए, आपको अपने लिए मौका मिलता है कि आप कार्ड्स निकालें या देखें कि अच्छा मेरे लिए अब क्या होने वाला है या मेरा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ऐसा करती हैं आप? नहीं, मैं नहीं करती हूँ। अब पता नहीं मैं क्यों नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कंफ्यूजन आती है तो मैं किसी और से रीडिंग करवा लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी नहीं कर पाती हूँ। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। उनसा शाह वाज विद अस, फेमस टैरो कार्ड रीडर। यकीनन उनसा की प्रेडिक्शंस में 90% के करीब टारगेट पर होती हैं, और आज उन्होंने ये पेशन गोई कर दी है कि सैरिश को अल्लाह ताला नई औलाद से नवाजने वाला है और सैरिश को अब बेटा होगा। तो सैरिश बड़ी एक्साइटेड है और वो सोच रही हैं कि उन्हें क्या क्या तैयारियां करनी हैं। नाज़रीन, आप प्लीज़ तलहा की बातें सुनने के बाद बस मुस्कुरा दिया करें, मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा नो वर्ड्स। मुस्कुराना आजकल की सोसाइटी में कितना बड़ा चैलेंज हो गया है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ अगर आप मेरी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं, मैं फख्र महसूस करूंगा और मैं कहूँगा मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आपको मुस्कुराने में कामयाब हुआ, क्योंकि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए हमारा दिल खुश हो जाता है। चलें जी, बड़ी अच्छी बात आपने की है। इसके साथ ही मुझे और तलहा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।